राजीव गुप्ता, ट्रेजरर सीआरसी, ऑन बिहाफ ऑफ द सीआरसी। और हमारी टीम, हमारे चेयरमैन साहब हमारे बीच में है, अतुल मल्होत्रा जी। सर आपका स्वागत है। आज के हमारे स्पीकर सीए राजेश मेहता जी इंदौर से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत कि आपने हमारा अनुरोध सीआरसी लेवल पर स्वीकार किया और अपने ज्ञान से हमें आज 44 जो टैक्स ऑडिट के ऊपर है उस पर दोबारा से जानकारी, जो करंट इश्यूज है जो स्टिल हमारे पेंडिंग रहते हैं और कुछ नई चीजें जो सामने आई हैं उनके बारे में आपसे ज्ञान मिलेगा। आज के हमारे स्पेशल इनवाइटी के रूप में हमारे पास्ट चेयरमैन सीआरसी नीलेश गुप्ता जी वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं उनका सर का भी स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा फॉर वेलकम एड्रेस, सबसे पहले मैं अतुल मल्होत्रा जी हमारे चेयरमैन सीआरसी में सर को इन्वाइट करना चाहूंगा, वो अपनी बात रखे वेलकम एड्रेस के रूप। अतुल सर। Thank you, Rajiv bhai. Very respected Rajesh Mehta ji from Indore, Nilesh Gupta, my younger brother and dedicated member of the bigger CF family, Nilesh Gupta ji is also from Indore. Anil Yadav ji, always willing to do for our members and students from Jaipur. He is also our Sikasa chairman. Rajiv bhai from Meerut, a very devoted and willing to serve for day and night. He is the only person in our team who is always willing to work day and night. My seniors in the profession, friends, boys and girls, very good afternoon to all of you. As the time is going on for the tax audits, so we all know that there are a lot of challenges, a lot of responsibilities, expectations from the government, from our clients, and the very tough time, not tough time, but the stressful maybe for some chartered accountants, stressful maybe for some other team members, because the habits never die, and we are trying that last minute rush should not be there, but still as per the discussions held with the various chartered accountants from different cities and states, still we are behind the speed which should be for the completion of this responsibility. So हम सभी लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ में और बहुत ही अपने को प्रसन्न रखते हुए, क्योंकि स्ट्रेस बस्टर के रूप में जो हमारे और आपके लोग इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ा सा टाइम मनन में निकालते हैं, थोड़ा सा टाइम किसी भी अपनी उस चीज़ के लिए निकालते हैं जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसके साथ में अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। और आज हमारे बीच में राजेश मेहता जी जो हैं, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आज, और आपको बहुत आसानी होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूं, और बस एक निवेदन आप सभी लोगों से कि जब भी कोई इशू हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी एनी ऑफ आवर ऑफिस बियरर फ्रॉम वेदर ही इज फ्रॉम योर सिटी, और कैसे भी आप नंबर लेके बात करिए। अपने परेशानी को अपने तक सीमित मत रखिए। आप नीलेश जी से बात करिए, आप हमारे जो भी आप जिसको भी जानते हैं उनसे बात करिए, एंड वी आर देयर टू रिजॉल्व द इश्यूज फेस्ड बाय आवर मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। सो बस इतना सा मेरा निवेदन है। और आज हमारे बीच में हमारे नीलेश भाई हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आप अपनी प्रोफेशनल एंड द 44 AB एंड वट एवर यू थिंक फिट विच आर टू बी कम्युनिकेटेड टू आवर मेंबर्स, वो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने ज्ञान से हमारे मेंबर्स को अवगत कराइए। ओवर टू नीलेश भाई। नमस्कार सभी को। वेरी रेस्पेक्टेड today's learned speaker and my elder brother, my mentor Rajesh Mehta ji from my own city of residence. सर स्वागत है CIRC के प्लेटफॉर्म पर आपका। तो आज आपके ज्ञान की वर्षा CIRC के सभी मेंबर्स को मिलेगी। वी आर वेरी मच श्योर अबाउट दैट। तो बहुत बहुत स्वागत है। वेरी रेस्पेक्टेड माय अगेन
elder brother and mentor Atul Mehrotra ji, Chairman of Central India Regional Council. Dear Rajiv Gupta ji, Treasurer. Very respected my brother Anil Kumar Yadav ji from Jaipur. Lokesh Maheshwari in absentia, Secretary. Akash Bhai, Sharad Bhai, Kishore Bhai, Kirti ji, and other distinguished guests, and very, very respected today's viewer of this learned session on 44AB. वैसे तो बड़ा टेक्निकल मसला है और हमारे साथ आज टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, तो 44AB पर तो वही बात करेंगे। पर मुझे तो सर चिंता बार बार ये होती है कि जिस दिन 44AB इसी दिन फाइनेंस एक्ट में आया और उन्होंने कहा वी रिमूव द सेक्शन 44AB, तो क्या होगा, उस दिशा में भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सॉरी, मैं उस चीज से थोड़ा आगे कुछ लीक से हटके बात करना चाह रहा था। तो सर बोलेंगे कि यार आज मेरा टेक्निकल सेशन है, तुम उसी सेक्शन का हटाने की बात कर रहे हो, बट लुकिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट का के पास डेटा जो पहुंचता है वो बड़ा फिल्टर्ड वे में पहुंच रहा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट की जो कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है वो काफी चेंज हुई है। तो उसके बारे में तो आप काफी कुछ बताएंगे ही सही, लेकिन अभी बड़ा हम सभी के लिए खुशी का विषय है कि अभी इस राष्ट्रीय डे निकला है जिसको हम सबने सेलिब्रेट किया है, और इन्हीं दिनों आईसीआई के द्वारा एमएसएमई यात्रा भी चलाई जा रही है, जो कि 75 शहरों में 75 दिन तक जाकर प्रोग्राम करेगी। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सभी ने मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव में 75 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के सांसद महोदय के साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उद्यमी जागरूकता अभियान किया था, और उन सब वहां सबसे हमको बड़ा अच्छा स्नेह और बड़ा अच्छा एप्रिसिएशन मिला था। मुझे लगता है सारे मेंबर्स को याद होगा। 75वां आजादी वर्ष 75 साल हमने अभी कंप्लीट किए हैं, और नाउ वी आर इन 76th ऑफ इंडिपेंडेंस। अमृत काल की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से अमृत काल में अमृत की वर्षा गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर के द्वारा हम सभी इंडियंस को मिलने वाली है, वहीं कुछ जिम्मेदारियां भी हमारे साथ निकल करके आती हैं कि कैसे इस अमृत काल के जो विजन गवर्नमेंट के उसको सार्थक किया जाए। सो हमारी बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ इकोनॉमिक सोल्जर ऑफ दिस कंट्री, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बात वेरी मच श्योर है कि कोई भी वेपन से अभी युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। पिछले साल हम सब सोच रहे थे कि यूक्रेन में ऐसा हो गया और अब ये हो जाएगा और अब वो हो जाएगा, थोड़े दिन में चलकर के उसको इकोनॉमिकली ऐसा हैंडल किया कि युद्ध तो चल रहा है लेकिन वेपन्स गायब हो गए, और इकोनॉमिक वेपन्स से वो युद्ध आज भी चल रहा है। फ्यूचर में भी इकोनॉमिक वेपन्स के सब चीजें चलेगी। हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग इकोनॉमिक सोल्जर ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री को हमेशा सेव करेंगे, ये हम सबको पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि जो हमारी नींव आईसीआई ने डाली है वो जबरदस्त डाली है। वी आर कमिटेड फॉर द नेशन डेवलपमेंट। सो इस अमृत काल में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्लाइंट्स के प्रति भी है, हमारे मेंबर्स की प्रति भी है। जिस तरह से 44AB के माध्यम से हमारे क्लाइंट कंप्लाइंट रहते हैं, और उस सेक्शन के द्वारा जो एक कंप्लायंस हमारे ऊपर आरोपित है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके ऊपर आरोपित है, टैक्स पेयर के ऊपर आरोपित है, उसके कारण वह सब जो सिस्टम में आना चाहिए वो सिस्टमेटिक होने का प्रयास करते हैं, और हम सब उनको गाइड पिछले करीब 35 सालों से करते हुए आ रहे हैं। सेक्शन शायद सर 80s में सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, आई थिंक 85 में सर। तो तभी से हम सब हमारे क्लाइंट के साथ मिलकर के उनको कंप्लाइंट बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर हमको उनको और जागरूक करने का की रिक्वायरमेंट है कि कैसे वो सेल्फ अवेयर बने, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने नए नए टेक्निक्स इम्प्लीमेंट हैं उनको वो समझते हुए कि भाई तुम जानते हो या नहीं जानते हो, तुम्हारा पार्टनर जानता है या नहीं जानता है, तुम्हारी स्पाउस जानती है नहीं जानती है, तुम्हारा अकाउंटेंट जानता है या नहीं जानता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर जानता है कि आपके क्रेडिट कार्ड ने कहां कहां पर स्वैप किया है, आपके डेबिट कार्ड ने कहां कहां पर खर्चा किया है। तो जब वो सब जानते हैं तो हमको भी जानते बूझते हुए इस चीज को लाने का, अपने बुक्स पे लाने का प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरा, अभी फिर लास्ट डेट आने वाली है,
फिर बातें आ जाएगी कि साहब डेट बढ़ाई जाए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस ओपन प्लेटफॉर्म पर डेट बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि डेट बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान है। 1 महीना या 2 महीना अगर बढ़ेगा तो उस 2 महीने का ओवरहेड्स हमारा पूरा लगने वाला है, कोई भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हमको नहीं होने वाली है, और क्लाइंट की आदत जो बनी हुई है, जो आदत बिगड़ी हुई है, वह कभी भी नहीं सुधरने वाली है। तो हम क्लाइंट को, हालांकि सब पर हमारे मेंबर हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप कैसे भी करके टाइम एक्सटेंशन की तरफ हम ना जाएं, वैसा प्रयास करें, और इस देश के विकास में हम लोग कैसे सहयोग कर सके उस पर हम आगे बढ़े। कंप्लायंस सर्विसेज हमको की तरफ चाहिए, और साथ ही हम एसओपी बेस्ड वर्किंग हमारे ऑफिस में स्टार्ट करें। कोई क्लाइंट अगर बड़ा है, 80-20 का रूल सभी जगह चलता है, जो 20% इंपॉर्टेंट क्लाइंट जो कि 80% रेवेन्यू कवर करते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि उन सबका एक एसओपी बना दिया जाए, ताकि जब भी कोई उसको काम करे, कोई नया आर्टिकल उसके ऊपर काम करे, कोई नया क्वालिफाइड मेंबर उसके ऊपर काम करे, तो उसको पिछला जिसने काम किया उसका पूरा पता रहे, और काम की चेकिंग भी बड़ी इजीली हो जाए। तो एसओपी बेस्ड वर्किंग को हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। With these words, I am not taking much of time. We will interact further in other session. But अभी आज हम राजेश मेहता जी को सुनने वाले हैं। Thank you so much for inviting me. धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, Nilesh ji. Thank you, sir. Without wasting any time, now I am inviting today our speaker, राजेश मेहता जी. सर प्लीज आप अपना डेलिब्रेशन रखें, और हमें आपको सुनने का मौका, सौभाग्य मिल पा रहा है, हमें बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज सर, राजेश सर। Thank you, Raji. Respected Regional Council Chairman Atul Mehrotra ji, Secretary Lokesh Maheshwari ji in absentia, Kishore Bardia ji, Sikasa Chairman Anil Yadav ji, and respected Nilesh Gupta ji. Today I have been given an opportunity to discuss some of the issues relating to tax audit under Section 44AB of the Act. This year, it is good that the tax audit due date, for this due date, we have got clearly 2 months, because the due date for income tax return filing, which was 31st July, has not been extended. Otherwise, we would have got only 1 month, because I think would not have extended the due date for tax audit, even if we would have got only 1 month, because in India there are about 7 crore of the income tax payers who were liable to file their income tax return up to 31st July, and there are about 30 lakh tax audit cases. So only for 30 lakh cases, government, I think government will not extend the due date. This is my view. So this year it's good that we have got sufficient opportunity to do our attest function. So first of all, the Section 44AB is divided in 5 subclauses: Clause A, B, C, D, and Clause E. The tax audit due limit is only ₹1 crore. If any of the turnover is exceeding ₹1 crore, he is liable for getting his books of accounts audited under Section 44AB Clause A. If any of the person who is a professional, then if his gross receipts is exceeding ₹50 lakh, then he is required to get his books of accounts audited. So there is a great anomaly in the Income Tax Act itself now, because when there was 44 ADA section was not there in the Income Tax Act, then there was no anomaly. But Section 44 ADA is introduced for the specified professionals, and here the Section 44 AB Clause B use only the word profession. So 44 ADA says that any of the person who is a specified professional who is required to maintain books of accounts under Section 44 AA subsection 1, he is a specified professional, CA, doctor, engineer, advocate, and architects, etc. Those are required to follow Section 44 ADA up to the turnover, their gross receipt of ₹50 lakh.
But what will happen with the persons who are not specified professional? Because here the section 44AB clause B talks only about the profession. Section 44AA subsection 2 talks about the persons who is engaged in the business or who is a non-specified professional. So section 44AA subsection 1 and 44AA subsection 2. 44AA subsection 1 is applicable to specified professional. Subsection 2 is applicable to non-specified professional as well as for the business. So that is kept at par, these non-specified and business. So what will we do? That I will discuss in the next slide. 44A, if any of the person who is engaged in carrying on the goods carriage, he has to declare his income at the rate of 1,000 per month per ton for heavy goods vehicle, and for other goods carriages he is required to declare 7,500 per month. If he wants to declare less than this, he has to get his books of accounts audited under clause C. Then the person who is covered under 44 ADA. Any person carrying on profession shall, if the profit and gain from profession are deemed to be profit and gain of such person, under 44 ADA. So this clause D tells that any of the person who is covered under 44 ADA, and under 44 ADA only the specified professional are covered. If he declares profit lower than that specified rate of 50%, then he has to get his books of accounts audited under clause D. Then any person who is not opting for 44 AD, or he might have opted for 44 AD in any of the last 5 years, then he has to get his books of accounts audited under clause E. So under 44 AD, very important thing, our client has opted for 44 AD during last year. His turnover was 1.5 crore. During this year, his turnover is 80 lakh. So he says that my turnover is less than 1 crore. So I am not covered under 44 ABE. And I am only going to file the profit and loss account and balance sheet. So no, section 44 AD clause for subsection 4 and subsection 5 says that if any of the person who has opted for section 44 AD in any of the 5 preceding assessment years, he is required to follow that 44 AD in any subsequent year. If he does not follow 44 AD in any of the year, then for the subsequent 5 years, he cannot follow the section 44 AD. He will have to get his books of accounts audited under 44 AB clause E. Therefore, if he, first of all, you have to see that your client has opted for 44 AD in any of earlier 5 years, then in current year, he has to opt for 44 AD. If he does not want to opt, then you will have to get his books accounts audited under clause E of this section. Then another very important thing we face in our day-to-day practice, however, this is not directly related to our tax audit 44 AB issue, but we must keep in mind this thing. In case of a professional, TDS has been deducted under section 194J, but the professional says that I am covered under 194C. However, the person who has given me the money, he has deducted the TDS under 194J. And when he files his income tax return, whether he is compulsorily required to follow the section 44 ADA. Say, for example, there is a big coaching class. In that coaching class, there is a professor. He is receiving rupees 1 crore per year as his professional fees for the coaching to students. So whether that 1 crore rupees, whether that person can opt for section 44 AD, because he is a professor, he is a professional, but whether he is a specified professional, no, because coaching, the person who is involved in the teaching business, he is not covered under the specified professional. CA, doctor, engineer, advocate, architect, company secretary, all these are the specified professional, but teacher or professor are not the specified professional. So he can opt for section 44 AD, in my opinion, even if his TDS has been deducted under 194J. Or say, for example, his gross receipt was rupees 40 lakh. In many of the cases during last 3-4 years, except the last earlier year, before preceding previous year,
CPC had made prima facie adjustment in such cases, and CPC automatically converted 44 AD income to the 44 ADA and raised the demand under section 143(1)A of the Act. Therefore, many of the persons went to appeal. In many of the cases, another thing happened that the CPC had held these returns as a defective return under section 139 subsection 9 of the Act. So first of all, there is a judgment of Honorable ITAT Chennai bench in the case of PVN Associates. In that case, they have held that CPC has no authority to do the prima facie adjustment if any of the person has opted for section 44 AD in place of the 44 ADA. This can be done only by way of a scrutiny assessment. So CPC has no authority to process any return under section 143(1)A by changing the section from 44 AD to 44 ADA. Another thing, whether if any of the person has not got his books of accounts audited under 44 because he was not covered under 44 ADA and his gross receipt was ₹1 crore, he is a professional, so he did not get his books of accounts audited under 44 AB clause B because he told that I am a businessman. The person who is engaged in the coaching classes, he is a professor, he told I am a professional but I am covered under clause A. So either up to 1 crore I am required, more than 1 crore I am required to get books of accounts audited, or up to 2 crore I can opt for the section 44 AD. CPC outrightly rejected his income tax return. CPC treated this return as a defective return under section 139 subsection 9. Whether CPC has such authority, in my opinion, CPC has no authority to issue notice under 139(9) in these cases. Only the jurisdictional assessing officer can issue such notices. Then another thing, a nursing home, which is a private limited company, comes to you for audit. Their gross receipt is say 90 lakh rupees. Medical profession is a medical profession is covered under 44AA subsection 1. So whether this private limited company is covered under 44AA subsection 1, in my opinion, no, because the profession can be carried out by any individual person or by a partnership firm only, not by a private limited company. So even if the private limited company is engaged in the medical profession, but it will not be covered under 44 AB clause B. So it is not a professional, it is a business, because private limited is carrying on the business with the help of the professionals. Therefore, for the purpose of any private limited company, which is, say, for example, it is a architecture private limited firm, it is a nursing home, in that case, you have to see the limit of ₹1 crore only and not of the ₹50 lakh. So clause A will be applicable here. If their gross receipt or turnover exceeds ₹1 crore, then you are required to get their books of accounts audited under 44 AB clause A. There is a judgment of ITAT Delhi in the case of ITO versus Ashalok Nursing Home Private Limited. In the said judgment, Honorable ITAT has held that a company being an artificial person does not have a mind or a body, therefore cannot be engaged in a profession. It can neither have an intellectual skill or manual skill. Any of the doctor is running a nursing home. He also engages some other doctors. Whether this nursing home activity to be treated as a business or a profession. There is a judgment of ITAT Jodhpur in the case of Sunil Chandak versus ITO. In this case, ITAT Jodhpur has held that no doubt physicians or doctors have been hired, but as explained earlier, what is relevant and crucial is the nature of the services rendered by them, whether facilitative or substantially so, or independent, standalone basis, or substantially so. It is only in the latter case that the assessee nursing home acquires the character of the business enterprise. So if any of the doctor is running a nursing home, he has engaged so many of the doctors also, but all those doctors are working independently on a standalone basis, then such a nursing home will also be treated as a business. It will be covered under 44 AB clause A, or it will be covered under 44 AD if that doctor is a partnership firm or a proprietorship firm. देखिए एक स्टेटमेंट ये लगा हुआ है 1 अप्रैल 21 से लेके whether business includes profession.
Another very important thing comes, which I had discussed in the first slide, because section 44AB clause B talks about the profession, and 44AD talks about the specified profession. If any of the profession which is not covered, under this, कहीं से आवाज आ रही थी, प्लीज आवाज बैकग्राउंड में आ रही है. So if any of the person who is engaged in a profession but not in a profession which is covered under 44AA subsection 1, in my opinion, he will be covered under 44AB clause A only. So under 44AB clause B, only the specified professional will be covered. This is my opinion. However, there is a anomaly in the section 44AB clause B itself, but we can take this thing that from 44AA subsection 2, it is applicable equally to business as well as to non-specified profession. Another thing, section 44AD subsection 6 says that section 44AD will not be applicable to any person who is engaged in a specified profession specified under section 44AA subsection 1, and will not be applicable to any person who is a commission agent or engaged in a brokerage or commission business. Therefore, 44AD does not include or does not exclude non-specified profession. And there is a judgment of ITIT Pune bench in the case of Gera Development Private Limited. In this case, Honorable ITIT Pune has told that business includes profession. Profession does not include business, but business includes profession. ITIT Pune bench has taken the reliance on the decision of Barendra Prasad Roy versus ITO 129 ITR 295 Supreme Court. In this case, Honorable Supreme Court has stated that the expression business connection as used under section 9 of the Act has also in an explicit manner held that business does not necessarily mean trade or manufacturing only. It includes within its scope profession, vocation, and callings. Therefore, unless otherwise specifically excluded, business includes profession and vocation. So this is my view that any of the, I have taken an example of a doctor who is running a nursing home, which is a business because the doctors have been engaged independently, or a individual or partnership firm which are engaged in business, even if they are carrying on the non-specified profession, they may opt for section 44AD. Any individual or partnership carrying on any business which is a non-specified profession on the basis of this judgment of Honorable Supreme Court can opt for section 44AD. Say for as I have already taken an example of a professor who is earning from coaching classes, he may be covered under section 44AD up to his gross receipt or turnover of rupees 2 crore. Whether any sports person, he is covered under section 44ADA? No. However, there is a CBDT circular. On the basis of that CBDT circular, TDS on payments to the sports person is required to be deducted under section 194J of the Act. But section 44ADA or section 44AA subsection 1 has no reference to any sports person. Therefore, sports person are not covered under section 44ADA or 44AA subsection 1. Therefore, sports person can also be covered under 44AB clause A, and up to 2 crore they can opt for section 44AD. Shares transaction. If any of the person who is engaged in the business of share transaction, how the profit is to be calculated, in his case, ICI has specifically taken this case in case of the share transaction. They have told in the guidance note, it has been the new guidance note has already been issued by ICI, in which it has been stated that the profit and loss, ignoring the minus sign, of losses is to be aggregated.
and if it exceeds rupees 1 crore, then it is liable for tax audit under 44AB clause A. Or if the aggregate of sum of a profit and loss, ignoring the minus sign, is up to rupees 2 crore, he can opt for section 44AD in my opinion, because shares is treated as a goods and it may be covered under 44AD. And even if it, because it is nowhere excluded by section 44AD subsection 6, therefore share business is also covered under 44AD and as well as 44AB clause A. In case of the delivery based transactions, the total sale price of the shares or securities is to be aggregated, and if it exceeds rupees 1 crore, then he is liable to get his books of accounts audited. In case of the futures and option, same thing. In case of future and option, the aggregate of the profit and losses are to be added, ignoring the minus sign. And if this is more than 1 crore, 44AB clause A is applicable, or up to 2 crore, 44AD may be opted. In case of the options, premium received on sale of option is to be included in the turnover. Earlier, there was some error in our guidance note. During this year, that error has been removed by including these 3 lines here. In this guidance note, they have told in case of the premium received on options. However, where the premium received is included for determining the net profit for transactions, the same should not be separately included. Otherwise, there will be double addition of the amount by way of profit and by way of the premium. So they have made it clear that if there is net profit, it should not be again added. Speculative transactions. What are the speculative transactions? If any of the transaction which has been settled without delivery of the shares and stocks. In my opinion, section 43 subsection 5 says that this is a speculative transaction. Our clients do intraday transaction. Most of the persons are doing either the intraday transactions. Section 43 subsection 5 says regarding the futures and option that futures and option and commodity derivative. It says that if this transaction has borne CTD and STD, then it will be treated as a business transaction and it will not be treated as a speculative transaction. But in case of the intraday transaction are also subjected to security transaction tax STT. Then why the intraday transaction should be treated as a speculative transaction? So in my opinion, any of the intraday transaction which has been subjected to security transaction tax and such transaction has been carried out on the recognized stock exchange, that should not be treated as a speculative business. This is my view. Then another thing, the clause 12 of the 3CD. When you will see the clause 12 of the 3CD, there it is mentioned that whether the profit and loss account includes any profit and gains assessable on presumptive basis, if we indicate the amount in the relevant section 44AD, 44ADA, 44AE, 44AF, 44B, etc. तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस क्लॉज की चर्चा करने से पहले मैं 3CD के क्लॉज 16D की आपको याद दिलाता हूं। अधिकांश लोगों को याद होगा कि क्लॉज 16D इस ईयर हमारे सभी क्लाइंट्स को परेशान कर रहा है। हमारा हर क्लाइंट इससे परेशान है क्योंकि कई लोगों ने गलती से कैपिटल एसेट, अदर इनकम के ट्रांजैक्शन पिछले वर्ष 3CD में हमने क्लॉज 16D में रिपोर्ट कर दिए थे। लोगों को प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट का 143(1) की इंटीमेशन आ गई, टैक्स की डिमांड निकल गई हमारे क्लाइंट्स की। Same thing, same problem is here because of some assumption and presumption by the utility. क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आपने जिस बुक्स का असेसी का ऑडिट कर रहे हैं उस असेसी का ऐसा भी कोई बिजनेस है जो 44AD या 44ADA में कवर्ड है। मान लिया एक व्यक्ति है जिसके 2 बिजनेस हैं, उसका एक बिजनेस में टर्नओवर 1,80,00,000 रुपए है, वो 44AD में कवर्ड है। उसी एसएससी का एक प्रोफेशन है, उसका ग्रॉस रिसीव 40 लाख रुपए है, वो 44ADA में कवर्ड है।
तो आपने कहा सब जो प्रोफेशन 44 एडीए में कवर्ड है उसको तो मैं 44 एडीए में ले जाऊंगा, उसका ऑडिट नहीं करूंगा, ओनली 44 एडी में 1,80,00,000 रुपए में, क्योंकि वो 8% या 6% नहीं बता रहा, तो हम 44 एबी में ऑडिट कर देंगे। Whether this is so, in my opinion, this is the income tax utility itself is wrong and 3CD format itself is wrong. So first of all, clause 16D में जो गलती हुई हमें, अगर if we are carrying out audit of any of our client, then उसमें हमें यह कॉलम को ऑलवेज नील छोड़ना है। हमें अगर हमारा क्लाइंट 1,80,00,000 रुपए का उसका बिजनेस है जिसका हम 44 AB क्लॉज ए में ऑडिट कर रहे हैं और वो प्रोफेशन भी कैरी आउट कर रहा है, तो हमें प्रोफेशन का भी ऑडिट करना कंपलसरी है, चाहे उसकी ग्रॉस रिसीव 50 लाख से कम है। We should not do simultaneous thing that कि हम उसे 44 ADAB में भी ले गए और इधर टैक्स ऑडिट हमने 44 AB में कर दिया, अदरवाइज हमारे क्लाइंट को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है, we will have to face the appellate stage। इसलिए हमें इस अब then I want to explain कि ये गलती क्यों चली आ रही है। 3CD फॉर्म के इस क्लोज को उन्होंने वर्षों से CBDT ने अमेंड नहीं किया है। 3CD फॉर्म जब हम देखते हैं, जब आप बेयर एक्ट से इनकम टैक्स रूल से वो फॉर्म देखेंगे तो उसमें 44 एडीए शब्द नहीं लिखा हुआ। 44 एडीए एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था असेसमेंट ईयर 2017-18 में, किंतु इनकम टैक्स की जो यूटिलिटी है उसमें ये वर्ड किसी ने इंट्रोड्यूस, हो सकता है अपना सुओ मोटो इंट्रोड्यूस कर दिया। आई थिंक सीबीडीटी ने जब तक कोई गजट नोटिफिकेशन से 3CD को अमेंड नहीं किया, हाउ दिस वर्ड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द 3CD, बट दिस इज देयर इन द यूटिलिटी। तो उन्होंने ये बोला है कि any of your income is covered under 44 ADA etc. So in my opinion this is not relevant, क्योंकि उन्होंने they have not even removed the section 44F from their act। 44F was applicable only up to assessment year 2011। तो ये सेक्शन को इनकम टैक्स एक्ट से रिमूव किए हुए there have been more than 11 years। 11 years में जब ये सेक्शन रिमूव नहीं किया गया और ये जो अर्लियर सेक्शन 44 valid only up to assessment 11-12, before 11-12, क्योंकि पहले 44 ओनली कंस्ट्रक्शन बिजनेस को लागू होता था अप टू असेसमेंट ईयर 2011। 2011-12 से 44 एडी का स्कोप बढ़ा करके इट वाज एक्सपांडेड टू कवर ऑल टाइप ऑफ टर्नओवर, ऑल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ऑल टाइप ऑफ सर्विस एक्सेप्ट 44 एडीए केस, एक्सेप्ट 44 AA सबसेक्शन 1 स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और कमीशन एजेंसी। तो ये 44 एडी यहाँ पर उस समय से लिखा हुआ है। ये 44 एडी असेसमेंट ईयर 11-12 से जो नया 44 एडी आया है उसके लिए नहीं लिखा है, बट सीबीडीटी को जब भी समय मिलेगा आई थिंक दे विल इंप्रूव देयर फॉर्मेट एंड यूटिलिटी, बट वी शुड बी केयरफुल दैट वी शुड नॉट राइट एनीथिंग हियर इन माय ओपिनियन, एटलीस्ट इन केस ऑफ द 44 एडी, 44 एडीए एंड 44 ए। 44 ए में आप कर सकते हैं क्योंकि 44 ए की सेक्शन की ड्राफ्टिंग अलग है। 44 ए में उन्होंने बोल रखा है कि आपके अन्य बिजनेस का जो भी ग्रॉस रिसीप्ट है उससे इसको सेपरेट रखा जाएगा। सो इन केस ऑफ 44 ए यू आर वैलिड, बट इन केस ऑफ 44 एडी एंड 44 एडीए यू कैन नॉट डू दिस। 44 ए इज वैलिड, 44 डबल बी, 44 बी, 44 डबल बी यू कैन डू, बट फॉर बोथ दिस सेक्शन वी शुड नॉट राइट एनीथिंग हियर। इस चीज को हम सी इंस्टीट्यूट ने जो गाइडेंस नोट निकाला है उसके पैरा पॉइंट 5.2 से भी हम देख सकते हैं। पैरा 5.2 में दे हैव मेंशन्ड इफ एनी ऑफ द पर्सन, अगर उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट 54 लाख रुपए है तो प्रोफेशन का अगर ऑडिट होता है और उसका बिजनेस का टर्नओवर उन्होंने बताया 72 लाख है, दैट इज लेस देन 1 करोड़। इवन दो ICAI हैज सजेस्टेड इन इट्स गाइडेंस नोट दैट you are required to carry out the audit of both business as well as of the profession. So we must keep in mind this paragraph of the ICAI guidance note, para number 5.20. Another thing they have mentioned that if, however, the professional receipt are 42 lakh and total sales turnover from business is 86 lakh, in these circumstances, gross receipt or turnover from business or profession is not in excess of the limit specified in respective section. Therefore, no need of audit in both of the cases. अगर 44 AB के क्लॉज बी की प्रोफेशन की लिमिट 50 लाख है, उससे कम प्रोफेशन का टर्नओवर है, 44 AD में 1 करोड़ से कम है,
दोनों को एग्रीगेट नहीं करना, बिकॉज बोथ आर द सेपरेट थिंग. प्रोफेशन इज सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट, दोनों का सेपरेट लिमिट से टर्नओवर कम है. देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टैक्स ऑडिट ऑफ दैट असेसी. अगर कोई असेसी का टैक्सेबल इनकम नहीं है, say for example any charitable institution or a religious institution carrying on a educational activity or a hospital. अगर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें बच्चों से स्कूल फीस मिलती है, दे आर रिसीविंग द बस फीस ऑल्सो, उन्हें नाश्ते के लिए ब्रेक, बच्चों के लंच ब्रेकफास्ट के लिए भी चार्जेस मिलते हैं. कई सारे जजमेंट से उसमें उन्होंने कहा है, कई सारे जजमेंट्स में कोर्ट्स ने ये बोला है कि जो नाश्ते और बस के लिए जो पैसा मिलता है, दैट इज ऑल्सो इंसिडेंटल एक्टिविटी, सो दैट इज कवर्ड अंडर द एजुकेशनल एक्टिविटी, सो इट विल बी चैरिटेबल एक्टिविटी. इसलिए हमें उसे बिजनेस नहीं मानना. देयरफॉर सेक्शन 44AB will not be applicable if their income is exempt under any other section. इसी प्रकार अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट को रिलीजियस एक्टिविटी से जो रिसिप्ट है वो 1 करोड़ से अधिक है, इवन दो इट इज नॉट कवर्ड अंडर द टैक्स ऑडिट प्रोविजंस. किंतु कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट विच आल्सो कैरीज ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, और अगर उनकी बिजनेस एक्टिविटी 1 करोड़ से अधिक है, देन दे आर कवर्ड अंडर द टैक्स ऑडिट प्रोविजन फॉर दैट बिजनेस ओनली. Then tax audit report furnished. There is also some drafting error in the Income Tax Act. 1995 से एक एरर इनकम टैक्स के सेक्शन 44AB में चली आ रही है, आज तक तो नहीं सुधारी उन्होंने, किंतु हम उसको बिल्कुल we are following in true spirit because we are furnishing the audit reports electronically within the due date. However, section 44AB nowhere specifies that the audit report is to be furnished electronically. सेक्शन 44AB में केवल ये लिखा है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना है, इन द मैनर प्रेस्क्राइब नहीं लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना ये सेक्शन 44AB में नहीं लिखा है. दिस इज मेंशन्ड इन द प्रोविजन टू सेक्शन 2 रूल 12 सब रूल 2. रूल 12 सब रूल 2 के प्रोविजन में लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली. अगर इनकम टैक्स में कहीं पे भी रूल को रेफरेंस देना है, देन दे हैव टू कंपल्सरीली मेंशन हियर in section 44AB that to furnish the audit report in the manner prescribed. So in the manner prescribed nahi hai, then if you have obtained the audit report on up to 30th September from the chartered accountant, if the assessee has obtained the audit report, even if he has failed to furnish, he may say that the section does not specify, therefore I could not furnish it, upload, but online. But for this you may have to go to the appellate stage. अपील में जाकर आपको contest करना होगा, then only you can do. Accountant. What is the accountant? Who is the chartered accountant? Section 288 में accountant शब्द जो है that is that refers to the chartered accountant. तो कौन chartered accountant होंगे जो कि किसी assessee का audit करने के लिए eligible नहीं है? In case of the assessee being a company, the person who is not eligible for appointment as an auditor of the said company as per Companies Act. In any other case, the assessee himself, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद अपने बिजनेस का ऑडिट नहीं कर सकता. वी ऑल आर अवेयर एज पर द कोड ऑफ एथिक्स एंड द आवर ICI काउंसिल गाइडलाइंस इन दिस मैनर आल्सो. बीइंग ए फर्म और AOP और HUF, एनी पार्टनर ऑफ द फर्म और ए मेंबर ऑफ AOP और एनी मेंबर ऑफ HUF कैन नॉट डू द ऑडिट ऑफ दैट HUF. इन केस ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पर्सन रेफर टू इट आल्सो, सेक्शन 140 में जो पर्सन स्पेसिफाई किए गए वो भी उस असेसी का ऑडिट नहीं कर सकते. एनी रिलेटिव ऑफ द पर्सन हु इज रेफर टू इन 1, 2 and 3, तो उन सबके रिलेटिव भी इनका ऑडिट नहीं कर सकते. असेसी खुद भी नहीं कर सकता, असेसी के रिलेटिव भी उसका ऑडिट नहीं कर सकते. रिलेटिव की डेफिनेशन आगे की मैंने स्लाइड में दी हुई है. एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द असेसी, असेसी का कोई ऑफिसर हो या असेसी का एम्प्लॉय, वी ऑल आर अवेयर ही कैन नॉट डू. Any individual who is a partner or who is in employment of an officer or employee of the assessee. मान लिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर का भी कोई एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता. That chartered accountant is not an employee of the company. That chartered accountant is an employee of the director, even though that CA cannot do the audit of that company. An individual who or his relative or partner is holding any security of or interest in the assessee. अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका अगर आपके पास एक शेयर भी है तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कैरी आउट इवन इफ दैट इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी.
रिलेटिव के लिए उन्होंने इसमें 1 लाख रुपीस का रिलैक्सेशन दे रखा है। आईसीआई ने अपने जो गाइडलाइन, काउंसिल ने जो गाइडलाइन निकाली है, काउंसिल की गाइडलाइन में चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी 1 लाख तक का रिलैक्सेशन इंडेप्टेडनेस के लिए दिया हुआ है। बट उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 288 में चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1 रुपए का भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ही कैन नॉट होल्ड एनी शेयर इवन ऑफ ₹1। 1 रुपए का भी शेयर वो किसी भी कंपनी में अगर है तो ही कैन नॉट कैरी आउट द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी। ही इज इंडेप्टेड टू द एसएससी। अगर वो 100 रुपए का भी उधार किसी एसएससी ने अपनी कंपनी से, किसी अपने एसएससी से ले रखा है, क्लाइंट से ले रखा है, तो उसका ऑडिट वो नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट डू द ऑडिट एंड फॉर हिज रिलेटिव द लिमिट इज ₹1 लाख। If he has given a guarantee, अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी एसएससी की कोई गारंटी दी है, then he cannot carry out the audit of that company or that एसएससी। रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी हुई है। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का जो ऑडिट करते हैं उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन में रिलेटिव को उन्होंने बाहर रखा है। अर्थात अगर आपका कोई रिलेटिव किसी ट्रस्ट का ऑथर है, फाउंडर है, तो भी आप उस ट्रस्ट का ऑडिट कर सकते हैं, बट आप स्वयं ऑथर नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट योरसेल्फ बी ऑथर। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये ट्रस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, जब हम इनकम टैक्स में सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में देखेंगे तो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने लाइफ टाइम में उस ट्रस्ट को 50,000 से अधिक का डोनेशन दिया है तो आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते। मैं सोचता हूं पूरे इंडिया में कोई सा भी ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो लाइफ टाइम का हिसाब रखता हो। एवरी ईयर कोई भी ट्रस्ट अपना 1 ईयर का हिसाब रखता है। इवन 1 ईयर के हिसाब में भी किस आदमी से कितना डोनेशन आया उसका कोई लेजर मेंटेन नहीं होता है, वो तो डोनेशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। डोनर वाइज कोई लेजर आज तक किसी ट्रस्ट में मेंटेन नहीं होता। मान लिया किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक रिलीजियस ट्रस्ट को 4 साल पहले 50,000 रुपए का डोनेशन दिया था, ये 40,000 का मान लेते हैं, 40,000 का डोनेशन दिया था 4 साल पहले। करंट ईयर में 15,000 का दिया, तो अब नाउ इट हैज एक्सीडेड 50,000। सो एज पर द सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 एंड एज पर सेक्शन 288 वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइफ टाइम के अंदर डोनेशन उस ट्रस्ट को 50,000 से अधिक हो गया। सो नाउ ही कैन नॉट कैरी आउट द ऑडिट। बट दिस इज ओनली, आई थिंक, केवल थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी फॉलोड। बट एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर कि अगर आपने सिंगल रिसिप्ट कोई 51,000 का सिंगल डोनेशन आपने किसी भी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट को दिया है, then you are certainly not eligible to carry out the audit of that trust or institution if audited under any other law. If any of the cooperative society का आप ऑडिट कर रहे हैं, if any of the कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट में चूंकि वहां ऑडिट होता है, अंडर एनी अदर लॉ आप ऑडिट कर रहे हैं, then chartered accountant is not required to give his opinion as to whether or not the accounts give a true and fair view. तो अगर आप चूंकि फॉर्म 3C में अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं तो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू उस अकाउंट्स का नहीं देना है, क्योंकि आपने ऑडिट ही नहीं किया है। इट वुड ओनली बी नेसेसरी फॉर हिम टू अनेक्स ए कॉपी ऑफ द ऑडिटेड अकाउंट्स एज वेल एज ए कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट given by the statutory auditor with his report in form number 3CA along with form number 3CD. Then another very important thing we must keep in mind, 3CD which we are preparing, it is not the responsibility of the chartered accountant. 3CD has to be prepared by our assessee, by our client himself. Therefore, ICAI in its para number 19.2 of the guidance note has stated that the tax auditor should obtain from the assessee statement of particulars in form number 3CD duly authenticated by him. Therefore, हमें 3CD के जितने भी particulars हैं वो सब देना, it is the responsibility of the assessee himself. उनसे वो सब तैयार करके हमें फिजिकली प्रिंट आउट पर assessee की साइन करा करके हमारे पास कॉपी होना चाहिए. Only thereafter we can tell about the correctness of that 3CD data. तो हमें केवल उसका ट्रू एंड करेक्ट नेचर सर्टिफाई करना है, डाटा हमें कंपाइलेशन नहीं करना है. सीए इंस्टीट्यूट ने भी ये बताया कि 3CD आपको एसएससी से ऑब्टेन करना है ऑथेंटिकेशन के बाद. देन ओनली आफ्टर दैट यू कैन अपलोड दिस 3CD ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल. It would be advisable for the assessee to take into consideration the various general principle and judicial precedent etc. while preparing the statement of particulars. अगर किसी एसएससी का हम एनी अदर लॉ में ऑडिट कर रहे हैं
एनी अदर लॉ में ऑडिट हो चुका है, मान लिया कंपनीज एक्ट में या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ऑडिट होता है या ट्रस्ट एक्ट में ऑडिट होता है और उसका बिजनेस के कारण से 44AB क्लॉज ए में भी ऑडिट कर रहे हैं, देन यू हैव आल्सो टू मेंशन हियर थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 44AB ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। ये हमें थर्ड प्रोविजो टू 44AB आल्सो हमें यूटिलिटी में वहां पर एक कॉलम है उसे मेंशन करना चाहिए इन द क्लॉज 8 ऑफ द 3CD। 271B में 1.5 लाख की पेनल्टी, वी ऑल आर अवेयर। क्लॉज 16D दिस, ये क्लॉज ने लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को परेशान किया है क्योंकि हमने वेरी ट्रू स्पिरिट में ये जो क्लॉज डी है इसको फिलअप कर दिया था। इन माय ओपिनियन वी शुड नॉट हैव फिल्ड अप दिस कॉलम, क्योंकि हियर इट इज मेंशन्ड इन द क्लॉज 16D of the 3CD that amounts not credited to the P&L account. Means it is asking for the details of the amount which was required to be credited to the P&L account but not credited by your client. तो जो उसने क्रेडिट नहीं किया वो आपको यहाँ रिपोर्ट करना चाहिए थे। अब अगर किसी एसएससी का बिजनेस है, मान लिया ही इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ FMCG गुड्स एंड ही इज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, he has sold a personal residential house, so that capital gain has not been offered by him in the profit and loss account of the business. So we mentioned this in either in the clause D or in the clause E as a capital receipt. So this is wrong. In my opinion, the capital receipt refers to either, अगर उसे मान लिया कोई कैपिटल अकाउंट पे कोई सब्सिडी प्राप्त हुई है, उसे फिक्स एसेट के अगेंस्ट में कोई सब्सिडी प्राप्त हुई है, या गवर्नमेंट से कोई अदर ग्रांट्स प्राप्त हुई है, या उसे कहीं पे एनी अदर थिंग विच वाज ऑफ द नेचर विच वाज कवर्ड इन लायबल टू बी कवर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या मान लिया एसएससी को कोई रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स ओवर लोन हुआ है तो वो कैपिटल रिसिप्ट थी, उसने उसको इनकम में शो नहीं किया है, या सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर किसी ने कोई लोन वेव किया है, बैंक ने कोई लोन वेव किया है, दैट वाज ए कैपिटल रिसिप्ट और एसएससी ने उसको डायरेक्टली जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, बट विदाउट टेकिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। ओनली दोस थिंग्स आर टू बी कवर्ड हियर। या किसी को कोई ग्रांट्स मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, दैट वाज ऑफ द रेवेन्यू नेचर, उसे P&L में ले जाना चाहिए था, पर उसको भी उन्होंने डायरेक्टली कहीं पर अपने P&L अकाउंट की बजाय कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व में ले गए। ओनली दोस इनकम वर रिक्वायर्ड टू बी शोन हियर, सो वी शुड नॉट डू इट हियर, otherwise our clients may get the notices। और ये notices only last year क्यों आए, ये पिछले 4-5 सालों में क्यों नहीं आए? Because फाइनेंस एक्ट 2021 ने सेक्शन 143(1)(a) के अंदर एक अमेंडमेंट किया, उस अमेंडमेंट में उन्होंने इंक्रीज इन इनकम शब्द जोड़ दिया, उसके कारण ओनली दैट वाज द लास्ट ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 फॉर व्हिच आवर क्लाइंट्स हैव रिसीव्ड दिस 143(1)(a) नोटिसेस। ये इसमें मैंने यहाँ बताया, ये वर्ड जो यहाँ लिखा है फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर उन्होंने 143(1)(a) का जो क्लॉज 4 है, पहले उसमें लिखा था प्राइमा फेसी जो भी डिसअलाउंस करना है, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर एज मेंशन्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट, पर इनकम के लिए नहीं लिखा था। तो ये इनकम वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिकॉज ओनली दे वांटेड टू इंक्लूड द पीएफईएसआई की इनकम इंक्लूड करना थी, पर चूंकि उन्होंने इंक्रीज इन इनकम शब्द लिख दिया तो क्लॉज 16D में जो इनकम थी वो भी उनके प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई। सो मेनी ऑफ अस आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, हाउएवर आईसीआई हैज आल्सो मेड रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक। पीएफईएसआई के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट किया गया। असेसमेंट ईयर 2021 में कई सारे लोगों को प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट डिसअलाउंस के 143(1)(a) के नोटिसेस आए। सो मेनी ऑफ द आईटीएटी ने जजमेंट दिया कि दिस लॉ कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव बट इट हैज बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021-22। इन दैट केस अगर आपके किसी भी क्लाइंट ने पीएफईएसआई का अमाउंट अगर एम्प्लॉय से कलेक्ट करने के बाद एक भी दिन डिले जमा किया, then he will be covered under section 36(1) Roman 5(a) and it will be liable for tax. And now there cannot be any escapement because the law itself have been amended by the Finance Act 2021. These are the amendments. Explanation 2 was inserted in the 36(1) Roman 5(a). Then ICDS. ICDS के अंदर very important thing is the ICDS to valuation of inventory. Inventory is to be valued at cost or NRV whichever is lower.
ICDS को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर कई सारे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एक्ट में इटसेल्फ कर दिए गए। तो जो चीजें हाई कोर्ट ने नेगेटिव कर दी थी, उन्होंने एक्ट के माध्यम से ऑलरेडी 2018 में असेसमेंट ईयर 2017-18 रेट्रोस्पेक्टिव दे हैव ऑलरेडी अमेंडेड मेनी ऑफ द थिंग्स। देन अनदर थिंग, इन केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, percentage of completion method has to be followed. In case of the services, if the duration is of not more than 90 days, then its income shall be determined on the project completion method. If there are indeterminate number of acts over a specific period of time, then it shall be determined on the basis of straight line method. Say for example, आपके क्लाइंट हैं एसएससी, उनके यहाँ पर कोई एयर कंडीशनर, जो उनके यहाँ पे इन हाउस एसी लगा हुआ है, उस एयर कंडीशनर सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए आपने ईयरली कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, आपके यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर से उनको मेंटेनेंस करने के लिए आपने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो उस ईयरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो नहीं करना है, इवन इफ इट इज ए सर्विस एंड द पीरियड इज मोर देन 90 डेज, बट उसमें देयर आर इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स over a specified period of time. Therefore, only the straight line method has to be followed. And we should advise our clients to maintain a separate account for each website. अगर किसी एसएससी का मान लिया एक ही लैंड है, मान लिया 10 एकड़ की लैंड है, उसके ऊपर 8 टावर्स बन रहे हैं, उसके अंदर 1000 फ्लैट्स बन रहे हैं, तो वो 8 टावर की सेम नेचर है, देन ही कैन मेंटेन ए सिंगल अकाउंट फॉर दैट साइट। बट अगर मान लिया एक साइट उनकी दिल्ली में चल रही है, एक साइट कानपुर में चल रही है, तो कानपुर की साइट इज ए डिफरेंट साइट, सो फॉर दैट साइट ही विल हैव टू मेंटेन ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड उसके लिए सेपरेट हमें, क्योंकि आईसीडीएस में ऑलरेडी उन्होंने यहाँ लिखा गया है कि अगर वो उनका नेचर सेम नहीं है तो आपको उसका सेपरेट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करना है ऑन द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, फॉर एग्जांपल दोस फॉर द सर्विसेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द आर्किटेक्ट, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड होंगे और उन्हें भी आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में ले जाना है। से फॉर एग्जांपल एनी ऑफ योर क्लाइंट इज ए आर्किटेक्ट उस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर वर्क उनको आपने दिया हुआ है, तो आर्किटेक्ट हिमसेल्फ आल्सो हैव टू फॉलो द ICDS 3, दिस हैव बीन मेंशन्ड इन द ICDS 3, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है तो उस पर भी ICDS 3 लागू होगा। देयरफॉर दे हैव टू, अगर मान लिया 31 मार्च 2022 तक उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स का इन्वेंट्री दिया, वो आर्किटेक्ट्स ने जो वहां पर अपनी सर्विसेज एम्प्लॉय की है, अपने असिस्टेंट्स की जो सर्विसेज वहां पर एम्प्लॉय की है, वो सर्विसेज भी उनका स्टॉक इन ट्रेड है, उसका वैल्यूएशन आपको करना होगा। अगर आपने उसका बिल इश्यू नहीं किया, आपको उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, इवन दो यू हैव टू शो इट एज ए वर्क इन प्रोग्रेस एंड शो इट एज ए इनकम इन योर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इवन इफ यू हैव नॉट mentioned it in your books of account, but computation has to be done in accordance with the ICDS 3. Valuation of securities, शेयर्स का वैल्यूएशन, अगर कोई हमारा क्लाइंट शेयर का बिजनेस करता है तो शेयर्स का वैल्यूएशन हमें कैटेगरी वाइज करना है एंड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लेस। तो हमें सारे शेयर्स, मान लिया सारे शेयर्स की कॉस्ट निकालना है, सारे शेयर्स की एनआरवी निकालना है, इन दोनों में से जो लेस है वो हमें लिखना है। अगर लॉस है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी लॉस विल बी बुक्ड इवन इफ द प्राइस इज लेस। अगर प्राइस हायर है तो ओनली हमें 535 रुपए फिगर यहाँ पर लेना है। सो दिस हैज बीन मेंशन्ड हियर। एंड अनदर थिंग, आपको इंडिविजुअल शेयर का, अगर हमने यहाँ पे 4 तरह के शेयर हमारे क्लाइंट के पास है, 4 कंपनीज के शेयर है, हर एक का अलग अलग हमने एक कॉस्ट और एनआरवी एक एक का लेस किया, तो यहाँ पर 505 रुपए प्राइस आ रही है। इवन इफ इट इज लेस, बट वी हैव टू डू द कंपैरिजन ऑफ कैटेगरी वाइज। शेयर्स की जो कैटेगरी है उसका कॉस्ट और एनआरवी हमें निकालना है, ईच स्क्रिप्ट का नहीं देखना है, इसलिए हमें 535 ही लेना है, 505 रुपए नहीं लेना है। दिस इज एन एग्जांपल। ये पीपीटी मैंने अतुल जी को और हमारे जो आज के सभी यहाँ पर नीलेश जी वगैरह बैठे उनको दी है, तो वो लोग आपको सर्कुलेट कर देंगे। सो दिस कैन बी इन केस ऑफ द शेयर्स ट्रांजेक्शन एंड सिक्योरिटीज वगैरह, हमें इसी आधार पर हमारे शेयर्स का वैल्यूएशन क्लाइंट्स का करना है स्टॉक इन ट्रेड में।
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सारी चीजें उन्होंने नेगेटिव कर दी थी, तो सेक्शन 43 CBA के माध्यम से उन्होंने ऑलरेडी एक्ट में ही अमेंडमेंट कर दिया. सो नाउ इट इज बाइंडिंग ऑन अस. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. 3CD में क्लॉज 8A इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अक्टूबर 2020 से. उसमें उन्होंने जो सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB की रिपोर्टिंग उससे मांगी है. दे हैव आस्क्ड फॉर दिस डिटेल्स फ्रॉम अस. Then the TDS reporting is here. TDS reporting में only one important thing I want to mention here. There is a column number 4 here. Column number 1, 2, 3 are general. Column number 4 is special in my view. Total amount of payment or receipt of the nature specified in the column number 3. Column number 3 में nature of payment. तो nature of payment हो गया interest other than interest on securities, payment to contractors, payment to professionals, etc. Then there is a clause 34A in the 3CD. 3CD के clause 34A में भी यहाँ पर उन्होंने this thing they have mentioned here. Total amount of payment or receipt of the nature specified in column number 3. Then here जो फॉर्म 26Q हमारे क्लाइंट्स लोगों का हम क्वार्टरली TDS स्टेटमेंट फाइल करते हैं. TDS रिटर्न हम उसको बोलते हैं हमारी भाषा में, बट दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द TDS स्टेटमेंट. 2005 के पहले इनकम टैक्स एक्ट में उसको TDS रिटर्न शब्द लिखा हुआ था. 2005 से दैट हैज बीन कॉल्ड नाउ एज ए TDS स्टेटमेंट. तो फॉर्म 26Q में जो TDS स्टेटमेंट फाइल होता है उसमें ऑल्सो ये तो सारे कॉलम्स ऑलरेडी आप ऑल वी आर अवेयर. देयर इज ए कॉलम another reason for non-deduction, lower deduction, higher deduction, threshold, transporter, etc. See note 1 to 16. तो यहाँ पर ये कॉलम नंबर 424 जो है फॉर्म नंबर 26Q का, this is very important in this regard. Threshold word, this is a very important in our 26Q as well as in the clause 34A of the 3CD. There. उसमें उन्होंने क्या लिखा है, राइट वाई इफ नो डिडक्शन इज ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाइड इन द इनकम टैक्स एक्ट. मान लिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने 20,000 का पेमेंट किया तो उस पर आपने TDS तो नहीं काटा, बट फॉर्म नंबर 26Q मेंशंस दैट अगर आपने किसी को 30,000 से भी कम का पेमेंट किया है, या आपने बोला कि सर 194C में देयर इज वन मोर ऑप्शन कि अगर किसी को हमने 20,000 रुपए साल में 5 बार पेमेंट किया, बट द एग्रीगेट पेमेंट टू हिम ड्यूरिंग द ईयर डिड नॉट एक्सीड ₹1 lakh, therefore I did not do any TDS because each contract was a separate contract. But form 26Q mentions here that at least you mention his details because that was below the threshold. अगर आपने सिंगल 20,000 का पेमेंट किया पूरे साल भर में, या आपने एग्रीगेट लिमिट 1 लाख से कम का पेमेंट किया, चाहे वो 194A है, 194C है, 194J है, all those transactions are also required to be reported in that column number 424 of the form number 26Q, and you have to mention right why in that column. And another thing, what our ICA guidance note say, ICA के guidance note का para number 68.6 says about the clause 34A that column 4 requires to furnish the details of total amount of payment or receipt of the nature specified in column number 3. The details in the said column may be drawn from the books of account and other relevant documents which include aggregate of payments on which tax is liable to be deducted as well as not liable to be deducted. Therefore, you may see here, उन्होंने यहाँ पे गाइडेंस नोट में लिखा है कि जिस अमाउंट पे TDS नहीं काटना है वो भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है. ऑडिटर ने maintain working paper giving reconciliation of the amount as per books of account and amount on which TCS is required to be deducted and collected. So any amount on which TDS has not been deducted is also to be mentioned. अगर आपके SSC ने वहां पर मेंशन नहीं किया है, then you will have to mention it as a by way of a clarificatory note. क्योंकि जब आप क्लोज 34B देखेंगे, 34B में यहाँ लिखा है whether the statement of TDS or TCS contains information about all the details or transactions which are required to be reported. तो अगर उन्होंने 1 लाख से कम का पेमेंट होने के कारण या 30,000 से कम का पेमेंट होने के कारण वो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं किए, then you will have to qualify this here. तो मैं सोचता हूँ कई सारे हमारे जो हम CA मित्र क्लोज 44 ऑफ GST के अंदर परेशान हैं,
उससे ज्यादा प्रॉब्लम तो हमें टीडीएस भी अपने आप में टीडीएस ऑडिट है, 3CD और itself is a tedious audit also in my opinion. अब हम किसी भी क्लाइंट्स का 26S देखेंगे, you will see कि many of the banks are reporting all the amounts on which TDS has not been deducted. Even if any of your client has received an interest of rupees 2000 from any bank on his fixed deposit, on his term deposit, that is being mentioned in the 26S, even if TDS has not been deducted. So that reporting is only because of this para, this column number 4 of the reporting requirements. Interest calculation, this is another very important thing. You have to yourself calculate that your client has paid accurate interest to the income tax department in his 26Q or 24Q. If he has short paid, then you are required to mention it here. Though that calculation has to be checked by you. You have to report the true and correct nature of the this particular in the 3CD. Otherwise, you have to mention it by way of the observation or comments in para number 3 of the 3CA or para number 5 of the 3CD. Another thing, if your client has made any payment to any of the transport contractor who does not own more than 10 goods carriages at any time during the year, therefore, on the basis of declaration, you have not deducted any TDS in on payment to transporters or goods carriages, then it has to be mentioned in the form number 26Q. But if your client has not mentioned these payments, then you will have to qualify by way of clause 34A. In the same manner, if any of the transaction on which TCS was required to be collected but not collected, it has to be reported in clause 34A and clause 34B. And if form number 27C has been collected from the customers, but that have not been furnished to the income tax department, so that reporting has to be done in the clause 34B of the tax audit report. Another thing, this year, we will also have to report the transactions which are covered under section 194Q. During last year, 261H was applicable. During this year, 261H as well as 194Q both are applicable. Therefore, we have to check the debtors and creditors ledger of our clients, because many of the big corporates of India have committed a mistake. Even if their turnover is 1,000 crore or 2,000 or 10,000 crore. They were collecting TCS under section 261H at the time of issue of the tax invoice. So that was the wrong practice. They had to collect the TCS only when they receive payment against sale of goods. Say for example, any of the goods have been sold in the month of February 2022. Your client has collected the TCS under section 206C1H, but the payment was received in the May 2022. So therefore, in my opinion, there was no requirement of collecting TCS at the time of issue of tax invoice in the month of February 2022. TCS has to be collected only in the month of May 2022 in the subsequent financial year. So if that mistake has been committed your client, then you will have to report it there. In the same manner, 194Q, if your client has not deducted TDS because the seller has collected the TCS, that also has to be reported by him in the form number 26Q. If that has not been reported properly, you may have to qualify this by way of clause 34B of the 3CD. Form number 61 and 61A, this is the clause 42 of the tax audit report. So this point we must also keep in mind while doing the audit of our clients, that whether if we are doing the audit of any hotel or a restaurant, if they have received any payment in cash exceeding rupees 50,000 and he is subjected to tax audit under 44AB clause A, then if he has not obtained the PAN number from the customers who have made payment in excess of rupees 50,000 in one day, then that has to be reported by way of form number 61A to the income tax department. So if they have not maintained these details, if they have not obtained the PAN number, then it has to be reported by way of form number 61.
So PAN number obtaining is compulsory, otherwise it will have to be reported by way of form number 61. In the same manner, if any of the person who is a tour operator, he has received payment in cash exceeding rupees 50,000 in a day from a customer, then he has to report this by way of form number 61. If he has obtained the PAN number, then there is no problem. In the same manner, if we are doing audit of any of our client who is a retail or he is a B2C, B2B sale, in case of B2B sale, always we are having mostly the GSTN of the customer from which we can obtain the PAN number. But if there is a B2C sale, the customer has not furnished you the PAN number, even if your single transaction was more than rupees 2 lakh, then your client may have to face penalty under section 272 capital B of rupees 10,000. So you have to verify whether he has obtained PAN number from each transaction if it was exceeding rupees 2 lakh, even if it was through check or RTGS etc. अगर उन्होंने चेक या RTGS से भी गुड्स सेल किया है तो भी उसके PAN नंबर, सिंगल सेल भी 2 लाख से ज्यादा है तो यू हैव टू ऑब्टेन द PAN नंबर ऑफ द कस्टमर एज वेल. डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A रोमन 1A. 40A आईए जिसको हम जनरल आईए बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली 40A रोमन 1A. In this case, if your client has not deducted TDS, then there will be 30% of the disallowance of that expenses. There is a way out. You can obtain a form number 26A from the chartered accountant. Then there cannot be any disallowance, subject to the person who has received the payment has included this sum in his income tax return, and he has filed the income tax return within due date of the person who was liable to deduct the TDS. This thing we must keep in mind. But if you have obtained the form number 26A, then you will have to calculate the interest under section 201 subsection 1A. Because अगर मान लिया आपको मार्च 2022 में कोई पेमेंट पर टीडीएस काटना था, किंतु आपके एसएससी ने कहा सर सितंबर में मैं टीडीएस नहीं काट सकता, नहीं तो मुझे प्रोजिक्यूशन हो जाएगा, उस समय का मैं बुक एंट्री में डिडक्ट करके रखूंगा, 6 महीने बाद लेट पेमेंट किया, आई विल बी कवर्ड इन प्रोजिक्यूशन प्रोविजन आल्सो. देयरफॉर ही टोल्ड दैट सर उस व्यक्ति का मैं फॉर्म नंबर 26A उसके सीए से मंगवा लेता हूं. Then you will have to calculate the interest under section 201 subsection 1A, क्योंकि section 201 subsection 1 के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न बाय दैट पेई शुड बी ट्रीटेड एज ए डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस बाय यू. तो आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस क्या माना जाएगा? जिस दिन उसने अपना आईटीआर फाइल किया है. तो अगर उसने 6 महीने लेट फाइल किया है तो आपका 30% डिसअलाउंस तो नहीं होगा, पर 6 महीने का जो इंटरेस्ट है आपको 1% पर मंथ से you will be required to pay because of non deduction of TDS. So this you will have to report in clause 34C. Then this important thing comes for discussion, clause 44 of the 3CD GST reporting. GST reporting, as we all are aware, that tax audit of GST audit has already been made inapplicable during the last 2 years. GST audit already अब हमें जरूरत नहीं है. तो this year clause 44 has been made compulsory in this 3CD. So now again we are doing the GST audit of our clients. Many of our staff, many of our professional brothers are busy in obtaining lot many data from our clients in the form of form number 3B, form number GSTR 2A, GSTR 1, form number 9, form number other exempted detail, composition detail. So we are, हमने 3CD के जो शुरू के क्लॉज 1 से 43 हैं उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्लॉज 44 पर ज्यादा हमारा समय अभी इन्वेस्ट हो रहा है. So what is the way out for this and why this reporting was required? In my opinion, this reporting was required when the income tax department or the GST department did not have any online data of the GST taxpayers. Earlier ये clause टैक्स ऑडिट के अंदर सर्विस टैक्स वगैरह के रूप में था, उसको उन्होंने जीएसटी के रूप में यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड हियर यू विल सी दैट 3CD में यहाँ क्या वर्ड लिखा है? ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड. So here you will see breakup of total expenditure of entities registered or not registered. Again अब यहाँ हम देखते हैं expenditure in respect of entities registered under GST. यहाँ उन्होंने लिखा है
एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड। तो एक ही क्लॉज में 3CD जो उन्होंने नोटिफाइड किए उसी में उन्होंने तीन तरह से उसको क्लासिफाई कर दिया, एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज, एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज. So they have themselves only they can clear why this differentiation is here in regard to entities. But in my opinion, first of all, here breakup of total expenditure of entities, in my opinion, of entities means here जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, of entities registered or not, this is only my view. हालांकि उन्हें यहां लिखना चाहिए ऑफ द असेसी, बट उनका ये कहना है कि अगर जिस व्यक्ति का आप ऑडिट कर रहे हैं चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन हियर द डिटेल्स ऑफ परचेजेस, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस मेड बाय हिम. Then another important thing, this was kept in ABS till 31st March 2022. So many of the persons were saying that फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक यह कॉलम, यह क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है. इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट द करेक्ट व्यू, बिकॉज जो सीबीडीटी ने 2018 में एक सर्कुलर निकाला था इसको एबियंस में रखने के लिए, उसके बाद उन्होंने वापस उसको 2 साल बाद उन्होंने फिर उसको एक्सटेंशन के लिए एक सर्कुलर निकाला था. एक्सटेंशन में उन्होंने 2018 के सर्कुलर का रेफरेंस दिया था. तो 2018 में उन्होंने ये कहा था कि जो 3CD आपने उस फाइनेंशियल ईयर तक साइन की है उसके लिए एबियंस में रखा है. इन द सेम मैनर जो भी 3CD आपने 31 मार्च 2022 या उसके पहले साइन की है उसके लिए यह क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है. किंतु फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 if any of the 3CD has been signed on or after 1st April 2022, this clause is certainly applicable. So we have to fill up, in my opinion. Then they have mentioned here total amount of expenditure incurred during the year. So another thing, many of the persons were asking that हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी डेबिट के नेचर के आइटम से क्या सारे यहाँ पर कॉपी करना? नो. ICAI ने अपने गाइडेंस नोट में ऑलरेडी कहा है कि आपको यहाँ पर ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं देना है. हालांकि देखिए आप उन्होंने दे हैव मेंशन्ड हियर ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर लिखा है, पर यहाँ पर जब आते हैं तो यूटिलिटी में उन्होंने एक्सपेंसेस का नेचर का कोई कॉलम नहीं दिया है. Therefore we are not required to report each and every individual expenses. We are only required to report the aggregate of the expenditure here. We may report here aggregate of the revenue as well as the capital expenditure. However, ICAI in its guidance note has advised then you can insert one more row here, one for the revenue expenditure, another row only for the capital expenditure. Only this is sufficient. So total amount of expenditure incurred during the year. Then this expenditure is required to be bifurcated in two main things. One is registered entities, another is the not registered entities. In case of the registered entities, there are again 3 bifurcation. One is relating to goods or services exempt from GST. So any of the goods or services which your client has purchased, which is exempt from GST, has to be mentioned here. Then any of the goods or services purchased by your client from the composition dealer has to be mentioned here. But we can see, and the ICAI also mentioned in its guidance note, that many of the persons who are also purchasing goods from composition dealers, purchasing services from composition dealers, they do not have separate ledger account for such items. Therefore, you may give a qualification note, as I will discuss in the next slide, in that slide, relating to other registered entities. So any of the registered entities which are registered under GST, but which are not exempt covered which are not covered under exempted, which are not composition dealer, all those GST registered dealers purchases or services figure is to be mentioned here. Another important thing, total payment to registered entities. So ICAI in its guidance note has told that we have to take the harmonious interpretation of this column. In my opinion, total payment word was not to be treated as total payment of 1, 2, and 3. This is the column number 3, 4, and 5.
So the 3CD utility also specifies that column number 6 is the total of column number 3, 4 and 5. In the same manner, guidance note also says that the column number 5 should be the total of the 3, 4 and 5. But in my opinion, what will happen with the cases where we have not made any payment to the customers from whom we have purchased the goods or services? Because here it is talking only about the payment. So anything which is payable cannot be payment. Anything which is payable is different, and any payment, both are the different. But only we can do anything, we can do one thing. Utility itself is wrong in my opinion, because total payment is not required to be aggregated of these 3 items. In my opinion, the intention of the government was that if you have purchased any of the goods or services from the registered entity, say for example, you have made purchases of 4 crore rupees from registered entities, and you have made payment of rupees only 1 crore to those registered entities, then that payment would have been mentioned. Therefore, the government could come to know, the GST department could come to know that you are such a good dealer that the suppliers have extended credit of 3 crore to you. जीएसटी में जब 2017 के बाद चालू हुआ, शुरू के 1 साल गवर्नमेंट ने बहुत ही फ्रेंडली मैनर में उस जीएसटी को चलने दिया। 1 साल 2 साल बाद पर गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि बहुत फ्रेंडली होने के कारण पूरे इंडिया में जीएसटी के फेक इनवॉइसेस के करोड़ों के रैकेट चल रहे हैं। 400 करोड़ का फेक इनवॉइस रैकेट, 200 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे फेक इनवॉइस रैकेट चल रहे थे। तो उस रैकेट्स को ट्रैक करने के लिए उन्होंने कहा कि जो भी फेक इनवॉइस के रैकेट होते हैं उसके अंदर परचेजेस तो होती है पर पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपने साल भर में 4 करोड़ का माल खरीद लिया, आपने साल भर में बैंक से चेक से आरटीजीएस से पेमेंट केवल 1 करोड़ का किया और आपके क्रेडिटर्स 3 करोड़ के। तो उन्होंने ये दे वांटेड कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमें ये डाटा लेना है कि पेमेंट आपने कितना किया रजिस्टर्ड एंटिटीज को। बट अब चूंकि हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की बात है, यूटिलिटी ने भी इस 3, 4 और 5 नंबर कॉलम का टोटल किया है। यूटिलिटी ऑल्सो सेज कि आपको इसका टोटल करना है, तो इसलिए उन्होंने पेबल शब्द को भी इसमें इंक्लूड मान लिया है कि पेबल इज इंक्लूडेड इन द पेमेंट वर्ड। इसलिए हमें हार्मोनियस यही चलना है कि इन तीनों कॉलम्स का टोटल यहां पर आना चाहिए। सो दिस वी मस्ट कीप इन माइंड हियर। चूंकि ये इंफॉर्मेशन 31/3/2022 तक 3CD में रिपोर्टिंग करना रिक्वायर्ड नहीं था, therefore under the TCS provision section 206C subsection 1 capital H was introduced। 206C 1H जो इंट्रोड्यूस किया गया वो भी पेमेंट की बात करता है कि आपने किसी को गुड्स सेल किया है पर उसमें उन्होंने छोटे डीलर्स को कवर नहीं किया, इसलिए उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से अधिक जो सेल कर रहे हैं और सिंगल सेल अगर किसी का 50 लाख से अधिक है, ओनली उसी को 206C 1H में रिपोर्टिंग करना है। किंतु यहाँ वो चाहते हैं कि हर एक का रिपोर्टिंग उन्हें मिल जाए, देयरफॉर दे हैव मेंशनड इट, बट यूटिलिटी ने खुद ने ही गलत कर दिया है। तो इसलिए अब आपको टोटल एक्रूअल है, चाहे आपका पेमेंट हो गया, ओनली दोस पेमेंट्स हैज टू बी मेंशनड हियर। सो दिस इज द हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन हियर। अनदर थिंग, आपने जो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर मेंशन किए हैं उसमें से ये कॉलम नंबर 6 माइनस करना है। दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कॉलम नंबर 6 जो है कॉलम नंबर 3, 4 और 5 का टोटल है। तो कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 5 माइनस करने के बाद जो भी फिगर बचेगा, दैट इज योर रिजल्टिंग फिगर, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। आईसीआई ने अपने गाइडेंस नोट में कहा है कि कॉलम नंबर 2 जो टोटल है वो आपके कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 के टोटल से मैच होना चाहिए, अदरवाइज योर क्लाइंट में गेट ए स्क्रूटनी नोटिस और एनी असेसमेंट नोटिस और एनी डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस, इट मे बी पॉसिबल। Therefore, you must keep in mind that column number 6 and 7 should be equal to column number 2. This is mentioned in the ICI in its guidance note. Then guidance note में ये कहा गया कि डेप्रिसिएशन को हमें टोटल एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है। जो कॉलम 2 में हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन अलाउंस, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। बेड डेप्स को बेड डेप्स ना कोई अलाउंस, बेड डेप्स इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इसलिए बेड डेप्स को भी हमें यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। देन शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कुछ आइटम्स है जिनको न तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना है, न जिनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना है।
those items are also not required to be reported in any of the column between column number 3 to 7. तो वो सब आइटम हमें यहाँ पर कॉलम नंबर 3 to 7 में नहीं मेंशन करना है, इसलिए हमें उसे इंक्लूड नहीं करना है. पैरा नंबर 82.3 ऑफ द गाइडेंस नोट, उसमें लिखा है कि शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स nor a supply of services, and thus expenditure incurred in respect of such activities need not be reported under this clause in any of the column of from 3 to column number 7. शेड्यूल 3 में क्या आइटम्स कवर्ड होती है जो हमारे रूटीन वे में काम आने वाली आइटम है, दैट इज ए सैलरी. शेड्यूल 3 कवर्स द सैलरी. अगर किसी एम्प्लॉइज को हमने कुछ पेमेंट किया है एंड ही हैज ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, then it will be covered under schedule 3 and it will not have to be included in this clause 44. In the same manner, sale of land and completed building, schedule 3 of CGST act में जो sale of land है उसको sale of goods नहीं माना गया, so it is out of purview of the GST से बाहर है, so it will not be reported in clause 44. इन द सेम मैनर, आपके क्लाइंट ने कोई बिल्डिंग सेल की है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना करके सेल किया है या उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉप सेल की है, बट दैट सेल इज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द क्लॉज 5B ऑफ द CGST एक्ट. CGST एक्ट के शेड्यूल 2 के क्लॉज 5B में जो उन्होंने कंडीशंस मेंशन की है, उस कंडीशन को अगर आपके क्लाइंट ने फुलफिल कर दिया, अर्थात कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर उसने कुछ भी सेल किया है बिल्डिंग के अंदर, उसने कोई भी पहले से एडवांस नहीं लिया है, देन इट विल बी आउट ऑफ परव्यू ऑफ द GST. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड एज ए, उन्होंने जो भी परचेजेस किया है, कंप्लीटेड बिल्डिंग का किया, सो इट विल बी आउट ऑफ परव्यू ऑफ द शेड्यूल 3, देयरफॉर इट विल बी आउट ऑफ परव्यू ऑफ द क्लॉज 44 आल्सो. Para 82.9 of the, as per section 9 of the CGST Act and as per section 5 of the IGST Act, the following supply are not leviable to the GST. One is the supply of alcoholic liquor for human consumption, and second is the supply of petroleum crude, HSD, motor spirit means petrol and diesel, natural gas, etc., which are not treated, not liable for leviable for GST. So these supplies being not leviable for GST, so these are the exempt supplies. तो गाइडेंस नोट में ये कहा गया है कि ये सब चीजें exempted supplies में हमें कवर्ड करना है, because this is not liable for GST. इसे हमें exempted supplies में ले जाना पड़ेगा, unregistered में नहीं ले जाना है. और क्लॉज कॉलम 2 जो है क्लॉज 44 का कॉलम 2 उससे बाहर नहीं करना, उसमें हमें इंक्लूड करके कॉलम नंबर 3 ऑफ द क्लॉज 44 में हमें इसे कवर करना है. कंपोजिशन डीलर के बारे में ICAI ने कहा है कि अगर आपके क्लाइंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसने कंपोजिशन डीलर से जो भी परचेजेस किए उसके लिए सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है, तो उसके लिए आप एक सुटेबल रिमार्क दे सकते हैं. यू कैन गिव ए सुटेबल रिमार्क और रेफरेंस इन दिस रिगार्ड बाय द टैक्स ऑडिटर में बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट कि हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने कंपोजिशन डीलर की परचेजेस को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया है, या ब्लॉक्ड क्रेडिट का जो भी परचेजेस है उसको उन्होंने सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया है. सो यू कैन मेंशन इन बाय वे ऑफ ए डिस्क्लेमर. एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज is furnished in column number 5 of the clause 44. Value of all inward supplies from the registered dealers other than supplies from the composition dealer and exempt supply from registered dealers are to be mentioned here. तो जो भी कंपोजिशन डीलर से आपने परचेज किया है उसको अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज में नहीं ले जाना है. इसी प्रकार आपने जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज परचेज किया है उसको रजिस्टर्ड डीलर्स के कॉलम, अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज के कॉलम में नहीं डालना है. कॉलम नंबर 3 और 4 के अलावा जो भी रजिस्टर्ड एंटिटीज से आपकी परचेजेस है, ओनली दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द कॉलम नंबर 6 ऑफ द क्लॉज 44. देन 40A1A का जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर किसी ने TDS नहीं काटा किंतु उन्होंने कहा कि सब रिसिपिएंट से हमने फॉर्म नंबर 26A ऑब्टेन कर लिया है, तो जिस दिन उसने अपना ITR फाइल किया उस दिन तक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट करके आपको क्लोज 34C ऑफ द 3CD में आपको रिपोर्ट करना होगा.
क्लॉज 30C ऑफ द 3CD। क्लॉज 30C में दैट इज द गार से रिलेटेड रिपोर्टिंग है, वो भी इस ईयर 1/4/22 से हमारे 3CD में दैट हैज बिकम कंपलसरी अगर आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं। और एंड ही हैज एंटर्ड इनटू एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट as referred to in section 96 of the Income Tax Act during the previous year, then you are required to mention here the yes। आपको केवल yes और no करना है, आपको उस एग्रीमेंट की सारी डिटेल्स में नहीं जाना है, केवल इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर उसने एंटर्ड किया है तो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट की रिपोर्टिंग भी आपको कब करना है, जब उसका एग्रीगेट टैक्स बेनिफिट इस तरह की एंटिटीज जो इसमें गार में कवर्ड है वो 3 करोड़ से अधिक है, एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट और पेनल्टी। Only tax benefit is aggregated rupees more than 3 crore, then only this clause is applicable to your client. Nature of the impermissible avoidance agreement arrangement and amount in rupees of the tax benefit in the previous year arising in all the parties का एग्रीगेट बेनिफिट 3 करोड़ से ज्यादा है तो ये क्लोज आप पर एप्लीकेबल है, तो फिर आपको ये क्लोज बी में रिपोर्टिंग सेपरेटली करना है। उसके लिए उन्होंने इनकम टैक्स रूल्स में 10U से लगा कर 10UF तक के कई सारे सब रूल वगैरह मेंशन किए हुए हैं, उस रूल्स को भी आपको रेफर करते हुए सेक्शन 96 से लगा के सेक्शन 102 तक के जो सेक्शन है उन सबको स्टडी करके आपको जब जाके गार की रिपोर्टिंग यहाँ पर भी करना होगी। देन अब मैं अपनी कुछ स्लाइड्स खत्म करने की और हूँ, तो एक दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। असेसी वाज रेगुलरली गेटिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर 44AB क्लॉज ए। टर्नओवर ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर इज ₹80 लाख, वेदर ही इज लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। मान लिया एक असेसी है जिसका पिछले 3-4 साल से टर्नओवर 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ था, मान लिया 1.5 करोड़ ही था, तो ही वाज कवर्ड अंडर 44AB क्लॉज ए। 44AB क्लॉज ए में हर साल उसका ऑडिट हो रहा था। अब करंट ईयर जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसी ईयर में उसका टर्नओवर 80 लाख रुपए है, तो क्या उसको 44AB क्लॉज ए में ऑडिट करना है? नहीं करना है। फिर क्या उसको 44AB क्लॉज ई में ऑडिट करवाना? नहीं कराना, क्योंकि 44AB क्लॉज ई ये कहता है कि अगर किसी एसएससी ने पिछले 5 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में 44AD ऑप्ट किया है, then he is compulsorily required to get his books of accounts audited for the subsequent 5 years, and he cannot opt for section 44AD in subsequent 5 years, therefore he is covered under 44AB clause E। पर हमारा एसएससी पिछले साल 44AB क्लॉज ए में था, 44AD में नहीं था, इसलिए हमें इस ईयर वी कैन डू 2 ऑप्शन। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उसको 44AD में ले जाएं, या चूंकि फर्स्ट ईयर है उसका 44AB क्लॉज ए से बाहर आने का, इसलिए हम चाहें तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ITR 3 में फाइल करके उसको ITR अपलोड कर सकते हैं, और उसका प्रॉफिट चाहे 8% से कम है चाहे 6% से कम है, even though he will not be covered under 44AB clause E or he will not be covered under 44AD। Then another question, assessee was regularly getting his books of accounts audited under 44AB clause A। Turnover of the current previous year is rupees 1.5 crore, whether liable for tax audit। अब पिछले वर्षों में वो 44AB क्लॉज ए में अपना ऑडिट करवाता जा रहा था, इस साल उसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर, तो इस साल भी उसको ऑडिट कंपलसरी है क्या? उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो टैक्स ऑडिट करा ले 44AB क्लॉज ए में, और ही में ऑप्ट फॉर सेक्शन 44AD अप टू टर्नओवर ऑफ द रुपीज 2 करोड़, वो 2 करोड़ तक के टर्नओवर के अंदर 44AD में जा सकता है। किंतु हमें यह ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति का आप ऑडिट तो नहीं कर रहे हैं, बट यू मे गिव हिम वन एडवाइस दैट आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, इसलिए आपके ऊपर टीडीएस के जो 194A, 194C, 194J, 194H के जो प्रोविजन है वो उस एसएससी पे 1 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होने के कारण लागू है, इवन इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD। 269 ST की रिपोर्टिंग है, अगर किसी ने एक दिन में 2 लाख से अधिक कैश रिसीव कर लिया किसी से, या फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सिंगल ट्रांजेक्शन का पेमेंट आज 1.5 लाख मिला, थोड़े दिनों बाद उसको 1 लाख मिला, फॉर दैट सिंगल ट्रांजेक्शन देन यू मे हैव टू रिपोर्ट इट अंडर सेक्शन 269 ST। फॉर दैट यू मे हैव टू चेक द लेजर अकाउंट ऑफ द डेटर्स, सो दिस रिपोर्टिंग वी हैव टू डू। देन 3CD के अंदर एक ही रिपोर्टिंग है, सेक्शन 5629
56 clause 9 and 56 clause 10. So इस रिपोर्टिंग के अंदर हमें वापस बहुत ही सतर्क रहना है. Otherwise this may create a problem like clause 16D of the 3CD जो हमने पिछले साल एनी अदर इनकम और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में प्रॉब्लम फेस करी. ऐसा ना हो कि यहाँ हम रिपोर्टिंग कर दें और हमारे क्लाइंट को ये प्रॉब्लम आ जाए. सो वी मस्ट बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस both clauses of the 3CD. 3CD के clause 29A और 29B में क्या लिखा है? Whether any amount is to be included as income chargeable under the head income from other sources as referred to in section 56 to subsection 9. 56 to 9 में क्या है? Any amount forfeited towards any transaction which could not be executed regarding the capital asset. अगर आपके किसी क्लाइंट ने कोई कैपिटल एसेट का ट्रांजेक्शन किया, उसके अगेंस्ट में उसे कुछ एडवांस प्राप्त हुआ, पर वो एडवांस वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, इसलिए आपने फॉरफिट कर लिया. सो दैट वाज योर द इनकम ऑफ योर क्लाइंट अंडर सेक्शन 56 टू सबसेक्शन 9. उसको आपको यहाँ रिपोर्टिंग करना है. इन द सेम मैनर उन्होंने 29B में यह लिखा, वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड एज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज रेफर्ड टू इन 56 टू सबसेक्शन 10. अगर आपके किसी क्लाइंट ने कोई इमोबल प्रॉपर्टी परचेस किया, उस इमोबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उसने सेक्शन 50C के सेक्शन 56 टू 10 के अंदर ये लिखा है कि इमोबल प्रॉपर्टी अगर आपकी उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का 10% से कम पे आपने खरीद ली है, तो जो डिफरेंस है वो आपके एसएससी की इनकम हो जाएगा. मान लिया उसकी प्रॉपर्टी की गाइडलाइन थी 1 करोड़ रुपए, पर आपके एसएससी ने वो प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए में खरीदी, तो 20 लाख विल बी हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 टू 10. So this figure has to be reported here. But whether we should report it here, अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे ये 29A और 29B, और इन द सेम मैनर क्लॉज 16D के अनुसार अगर हमारे क्लाइंट को नोटिस आ गया, देन आवर क्लाइंट विल हैव टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो इन माय ओपिनियन, अगर आपके क्लाइंट ने किसी अमाउंट को फॉरफीचर ऑफ इनकम है वो यहाँ पे रिपोर्टिंग किया है, तो हमें पहले तो आईटीआर के अंदर भी जो रिलीवेंट कॉलम्स है वहां पर रिपोर्ट कर देना चाहिए. अगर वहां से मैचिंग होगा तो फिर आपके क्लाइंट को मेरी ओपिनियन में कोई नोटिस नहीं आएगा. एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड आल्सो इंप्रूव इट्स यूटिलिटी एज वेल एज द प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर व्हिच इज सिचुएटेड एट द सीपीसी बेंगलुरु. उन्हें यह अपना प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंप्रूव करना होगा कि क्लॉज 29A और क्लॉज 29B में अगर किसी ने कोई रिपोर्टिंग किया है उसको सुओ मोटो डबल इनकम टैक्स नहीं लग जाए, नहीं तो आवर क्लाइंट विल हैव टू फेस ए लॉट ऑफ अपीलेट प्रॉब्लम्स. तो हमारे चेयरमैन साहब अतुल मेहरोत्रा साहब यहाँ पर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आईसीआई के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्ट्री और सीबीडीटी और सीपीसी को ये इन्फॉर्म कर दें कि हम जो क्लॉज 29A और 29B में रिपोर्टिंग करेंगे उसको आप बिना चेक किए, बिना सिस्टमेटिक पैरामीटर लगाए हुए डबल एडिशन नहीं करें. अदरवाइज आवर क्लाइंट्स विल हैव टू फेस द लॉट ऑफ अपील प्रॉब्लम. एंड कई बार डिपार्टमेंट से उनको 20% डिपॉजिट का नोटिस आ सकता है. सो दिस विल बी ए वेरी मच प्रॉब्लम फॉर मी प्रोफेशनल ऑल्सो. सो इन माय ओपिनियन, अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के आईटीआर 3 और 5, 6 वगैरह में प्रॉपर जो कॉलम्स है वहां पर भी आपको रिपोर्टिंग करना. सो देयर विल नॉट बी एनी चांसेस ऑफ डबल टैक्सेशन देयर. Otherwise, you may do one thing, you may report it in the para number 5 of the 3CB or para number 3 of the 3CA by way of a note or by way of notes to accounts that this is an item which is to be reported as an income from other sources. So the income tax return is not yet filed, so we are unable to report it here. However, ICAI has not mentioned anything in this regard, which I am telling here in its guidance note. So this was my limited discussion on the tax audit provisions. So now I hand over the mic to our respected Shri Atul Mehrotra Sahab, CIRC chairman, for any further discussion in this regard. Rajiv ji. Hello. Yes, Rajiv ji. थैंक यू सर. मैं जो भी हमारे मेंबर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का अगर कोई डाउट है या क्वेरीज है तो या तो वो हैंड रेज कर दें, हम उनको अलाउ कर देंगे, या वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो इफ एनी मेंबर हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज.
राजेश जो सर भी एक बार queries चैट या बॉक्स तो देख लेते हैं, है ना? राजीव जी चैट बॉक्स में से आप बोल दीजिए क्वेरीज, और फिर और भी जो हैंड रेज होंगे उनकी क्वेरीज अपन ले लेंगे। ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ, मैं देख लूंगा सर। सर एक मेंबर ने पूछा हमारे, यस व्हाट इज द टीडीएस डिडक्टेड अंडर द 194C बट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज प्रोफेशनल सर्विसेज? सर क्वेरी एक बार वापस बोलिए। सॉरी सर। हाँ क्वेरी एक बार वापस बोल दीजिए राजीव हाँ जी। सर, मैं दोबारा बोल देता हूँ। हाँ मेंबर्स ने पूछा, इफ द टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194C बट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज प्रोफेशनल सर्विसेज। यस ठीक है, तो उनका ये पूछना होगा कि हमने गलती से 194J की बजाय 194C में टीडीएस काट लिया, तो क्या इम्प्लीकेशन होगा। राइट उस राइट केस राइट। में यस, तो Yes, उस केस में जो सेक्शन 40A रोमन 1A में 30% डिसअलाउंस होता है, वो प्रोपोर्शनेट डिसअलाउंस नहीं होगा। देयर इज ए जजमेंट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट आल्सो, एंड देयर आर सम जजमेंट ऑफ आईटीआईटी अहमदाबाद एंड अदर बेंचेस। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने किसी पे कोई रेट ऑफ टीडीएस अगर गलत हो गया, 10% की जगह 1% या 2% टीडीएस काट लिया, तो ऐसा नहीं कि आपका 90% या 80% खर्चे का 30% डिसअलाउ होगा। ओनली देयर विल बी कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट डिडक्शन। तो उसमें शॉर्ट डिडक्शन के कारण से आपको 271C की पेनल्टी लग सकती है, और उसमें 201 सबसेक्शन 1A में नॉन डिडक्शन का जो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ सकता है। थैंक यू सर। सर अनदर क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे मेंबर ने पूछा है, व्हाट इफ 44 ADA is suppose sir 44 ADA turnover is 45 lakh and 44 AD turnover is 80 lakh. 44 ADA में 45 lakh है, 44 AD में 80 lakhs है, then will 44 AB apply? नहीं नहीं, जो ऐसा मैंने अपने आईसीआई के गाइडेंस नोट में भी उन्होंने क्लियर किया है कि अगर प्रोफेशनल जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44AA सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाई है, उसकी ग्रॉस रिसीप्ट आपकी 50 लाख से कम है, और 44 AD के टर्नओवर की रिसीप्ट आपकी 2 करोड़ से कम है, तो दोनों के लिए सेपरेटली आप 44 AD फॉलो कर सकते हैं और इधर 44 ADA फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 44 AD और 44 ADA बोथ आर सेपरेट, उनको क्लब नहीं करना है। Right. Another query is sir, revenue and capital expenditure should be given separately. यस, उसके लिए ओनली क्लॉज 44 जो है उसमें एक कॉलम आपको रेवेन्यू का जोड़ना है, सेकंड कॉलम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का जोड़ना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ओनली वो आइटम्स जोड़ना है दैट मे बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। अगर आपने कोई कंप्लीटेड बिल्डिंग खरीदी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट दैट इज आउट ऑफ परव्यू ऑफ द जीएसटी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द जीएसटी, सो दैट विल बी आउट ऑफ परव्यू ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया दैट विल बी कवर्ड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका आप आईटीसी ले रहे हैं। कार आपने परचेज की तो कार विल बी कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल 3, क्योंकि कार का ब्लॉक क्रेडिट तो है, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता अगर आपने उसको रनिंग ऑन हायर यूज नहीं किया है कि कार टैक्सी का बिजनेस नहीं है, तो आपको आईटीसी तो नहीं मिलेगा, बट दैट विल बी कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। Sir, another one more question is from our member Vijay Singh sir. Sir, if an assessee having two business, can we go for audit of one business and 44 AD for another business? नहीं, अगर मान लिया किसी एससीसी का एक बिजनेस का टर्नओवर 90 लाख रुपए है, दूसरे बिजनेस का टर्नओवर 95 लाख रुपए है, तो दोनों का सेपरेटली 1-1 करोड़ से कम है, पर दोनों बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, तो या तो उसको एग्रीगेट में 44 AD में 2 करोड़ से कम है तो उसको 44 AD में जाना होगा, अदरवाइज 1 करोड़ से अधिक है तो दोनों बिजनेस का टैक्स ऑडिट होगा। ओके। एक मेंबर हमारे साथ संतोष पांडे जी हैं, उन्होंने पूछा है, व्हाट डू द डबल एडिशन लास्ट ईयर मेड फॉर अदर इनकम डिस्क्लोज इन 3CD? सर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसका। अभी तो देखिए सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि आप 3CD रिपोर्ट को ऑनलाइन करेक्शन रिपोर्ट अपलोड कर दीजिए एंड रीप्रोसेस द रिटर्न की एप्लीकेशन सीपीसी को लगा दीजिए, और आप अपने लोकल जुरिडिक्शनल एओ को 154 की एप्लीकेशन दे दीजिए, क्योंकि 154 की एप्लीकेशन अभी भी लोकल जुरिडिक्शनल एओ के पास लगती है, उस वहां पर भी आप लगा सकते हैं। सो दे में हेल्प यू एंड द लास्ट वे, क्योंकि कई बार लोगों ने ऐसा देखा, हमने ये देखा है कि 154 जो सीपीसी में लगाई है ऑनलाइन, जो भी हमने रेक्टिफिकेशन किया, दैट हैज आल्सो नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द सीपीसी बेंगलुरु,
In that case, the only last way is you may file the appeal before CIT appeal in the faceless manner. ठीक सर। सर हमारे एक मेंबर ने पूछा, विपुल जी ने, एक्सपेंडिचर लायबल फॉर आरसीएम रिपोर्टिंग फॉर क्लास 44, तो उसमें आरसीएम को भी दिखाना सर हमें, जो एक्सपेंडिचर। आरसीएम का एक्सपेंडिचर नहीं आएगा सर। आरसीएम का जो भी एक्सपेंडिचर, देखिए अगर कोई आपका आरसीएम का एक्सपेंडिचर है तो उसमें आपको वो अनरजिस्टर्ड की परचेजेस में जाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर से परचेज नहीं है, आपका अनरजिस्टर्ड डीलर से, इसलिए जब आरसीएम भर रहे हैं, या अगर आपने कई बार क्या होता है, रजिस्टर्ड डीलर से ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर तो उसकी खुद की लाइबिलिटी हो गई, या उसने लिख दिया कि बिल्टी के ऊपर मैंने पेमेंट नहीं किया है इसलिए आपको भरना है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर उसने रजिस्टर्ड, उसका आईटीसी आप नहीं क्लेम कर रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड डीलर की परचेज में जाएगा। राइट सर। सर एक मेंबर ने और पूछा हमारे, वो भी लगभग ऐसी क्वेरी है, सर्विस टेकन फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर बट इनपुट हैज नॉट बीन टेकन। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक चार्जेस पे जीएसटी की बात कर रहे हैं, उसका चार्जेस का हमने क्लेम नहीं लिया, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन क्लॉज 44? देखिए आपने क्लेम, आपने उसका आईटीसी क्लेम किया अथवा नहीं किया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बस ये देखना है कि बैंक रजिस्टर्ड डीलर है तो आपको कॉलम नंबर 5 में उसका टोटल मेंशन करना है। राइट। सर एक और मेंबर ने पूछा, इफ टर्नओवर ऑफ एसएससी इज 2.5 करोड़ और कैश ट्रांजैक्शन इज लेस देन 5% है, then whether the tax audit applicable 44 AB में? फिर 10 करोड़ तक टैक्स ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी एसएससी का टर्नओवर 10 करोड़ तक है और उसका एग्रीगेट पेमेंट 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए और एग्रीगेट रिसीप्ट 5% से ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए, देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। बट टीडीएस के प्रोविजन जरूर 1 करोड़ से अधिक होने पे उस पे लागू हो जाएंगे, और आईटीआर 3 में ही कैन ओनली फाइल हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Another question, what is the position of opening stock which is also expenditure for the purpose of calculation of profit? ओपनिंग स्टॉक को नहीं जोड़ना उसमें, ओपनिंग स्टॉक इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, ओनली परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ही जोड़ना है आपको। एक मेंबर ने पूछा, सर हमारे एसएससी टर्नओवर 4 करोड़ है बट द पेमेंट एनी रिसीव्ड एक्सीडिंग 5%, ये भी वही लग रहा है सर, यहाँ पर 5% से ज्यादा है, तो फिर ऑडिट होगा। नॉट कवर अंडर 44 AD, व्हिच क्लॉज एप्लीकेबल अंडर 44 AB? एक मिनट, क्या चीज है ये, क्या क्वेश्चन है? तो मेंबर्स ने पूछा, अगर एसएससी की टर्नओवर 4 करोड़ है, हाँ तो 4 करोड़ मतलब 44 AB रिसीव्ड एक्सीड 5% कर रही है। यस यस, तो 44 AD में कवर तो हो नहीं रहा है, तो 44 AB के कौन से सेक्शन में कवर होगा? क्लॉज ए में जाएगा, 44 AB क्लॉज ए में जाएगा, वो ए में जाएगा, 44 AB क्लॉज ए में। हाँ राइट। सर एक मेंबर ने पूछा हमारे शैलेश जी ने, एओपी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है और विल फाइल फॉर्म 3CB और 3CA, तो उनको इफ डिपार्टमेंट आल्सो डूइंग ऑडिट बट नॉट अंडर एनी लॉ, डिपार्टमेंट ऑडिट तो हो रहा है लेकिन किसी लॉ में नहीं हो रहा, तो 3CB लगेगा 3CA लगेगा सर? देखिए डिपार्टमेंट ऑडिट हो रहा है मतलब लॉ में ही हो रहा है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में या जो उनकी जो भी अदर सोसाइटीज एक्ट होते हैं उसमें ऑडिट होता है, सो दैट इज ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, देयरफॉर 3CA फाइल होगा उस केस में। एक सर लास्ट क्वेश्चन है सर, क्लॉज 44 हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन and different opinion are coming, what is one way that we should follow? ना 44 पे पूछा सर, कह रहे बहुत कंफ्यूजन है, कोई अच्छी सी बिल्कुल सही, बहुत ही सबसे बेस्ट क्वेरी पूछी है सर कि क्लॉज 44 के कारण देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इवन जो डिपार्टमेंट ने 3CD में ये इंफॉर्मेशन मांगी, उनको खुद को भी उनको क्लियर नहीं कि पेमेंट किसको बोलते हैं, पेएबल किसको बोलते हैं, और कौन से रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर। सो द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर बाय देम इटसेल्फ इज वेग। उन्होंने खुद ने बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं मांगी है, फिर भी ICAI ने बहुत अच्छा हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन और बहुत सारा प्रॉपर गाइडेंस हमें दिया हुआ है। तो जो बेस्ट पॉसिबल मैनर में, जो कि मैंने अपनी पीपीटी में भी बताया है, उस मैनर में आप जो रिपोर्टिंग करेंगे, आप अपना डिस्क्लेमर फिर अपना 3CA या 3CB के क्लॉज 5 या पैरा 5 या पैरा 3 में आप दे दीजिए। इसके कारण से जो क्लॉज 16D में आपके साथ हुआ या जो PF ESI में प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट होता, वो ऐसा मेरी ओपिनियन में नहीं होगा, ना कोई SEC का केस स्क्रूटनी में जाएगा। अदरवाइज इनकम टैक्स ने जब उन्होंने खुद ने ही इंफॉर्मेशन गलत मांगी, हाउ वी कैन कंपाइल दिस इंफॉर्मेशन एंड व्हाट यूज इज गोइंग टू हैपन विद देम। ऑलरेडी दे आर हैविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन एक्सचेंज बेसिस। इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन उनके पास एक्सचेंज हो रही है, GST की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को ऑलरेडी आ रही है। सो इस क्लॉज से ज्यादा कोई नेगेटिव कुछ होने वाला नहीं है, एडिशन वगैरह स्क्रूटनी कुछ मेरी ओपिनियन में नहीं है।
So Sir, best एक possible member manner as per my PPT and as per the ICAI guidance we should follow. मेंबर ने पूछा है कि ये जो डिस्क्लेमर हम डाल रहे हैं 44 वाले में, तो ये एडवाइजेबल है क्या सर? मतलब आपकी क्या? डिस्क्लेमर से भी कोई आपका केस स्क्रूटनी में नहीं आना। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दीजिए, पूरा खाली रख दीजिए, ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सो फार पॉसिबल बेस्ट मैनर में आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, रिमेनिंग के लिए आप डिस्क्लेमर डाल दीजिए, उससे आपका कोई नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द जीएसटी ऑडिट, वी आर ओनली प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन ए वेरी सिंपल मैनर। तो सिंपल मैनर में जो भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विच वी विल गिव हियर। किसी मेंबर की और क्वेरीज है और वो हैंड रेज कर रहे हैं तो उनको अलाउ कर देंगे हम, अगर वो डायरेक्ट पूछना चाह रहे हैं। इफ आइदर मेंशन इन चैट बॉक्स। वैसे काफी क्वेरीज हमारे राजीव सर ने ले ली है और सिमिलर क्वेरीज सर आ रही है 44 सर, सबसे ज्यादा डिमांड है। सर एक मेंबर ने पूछा वेदर टू गिव SA 700 डिस्क्लोजर इन 3CB आइदर इन क्लॉज 3 और क्लॉज 5। उसको पैरा 3 में रिपोर्टिंग करना चाहिए, उसको 5 में रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए उसको। इन माय ओपिनियन आप 3 में क्लॉज 3 में। और सर एक 44 पे पूछा इंक्लूड परचेज एंड एक्सपेंसेस बोथ। यस क्लॉज सर, 44। हाँ क्लॉज 44। एक मिनट वापस बोलिए। क्लॉज 44 इंक्लूड परचेज एंड एक्सपेंसेस बोथ। Yes, yes, purchase and expenses both. All expenditure excluding the depreciation allowance, bad debts and any expenses like salary या land और जो completed building आपने purchase करी उसको exclude करना है बस। सर मेरे पास तो इतनी क्वेरीज थी चैट बॉक्स में, मैंने आपको सब वन बाय वन आपको और क्वेरीज है तो हैंड रेज करें, अदरवाइज वी कंक्लूड द आवर सेशन। ये क्वेरीज हो रही है, मैं आप कह तो ले लेता हूँ। हाँ बोलिए। सर एक मेंबर ने पूछा फाइनेंशियल 1920 है has opted 44AD in financial 2021 audited in clause 44AB E में हुआ है, तो अभी सेक्शन में क्या चूज करें सर फाइनेंशियल 21-22 के लिए? फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टर्नओवर कितना है? सर टर्नओवर तो नहीं लिखी है इन्होंने हमारे पास। 2021 में इन्होंने कहा क्लॉज 44AB E लगाया उसमें। ABE लगाया तो उस समय या तो आपका पहले टर्नओवर 44 पहले ईयर में 44AD था, अभी 44 अगर उसका टर्नओवर, अगर उस एसएससी का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम है तो आने वाले 5 साल तक उसको 44AB क्लॉज ई में रहना पड़ेगा, वो 44AB ए में नहीं जा सकता। राइट 44AB सर। हमारे एक मेंबर ने सर हैंड रेज किया है, मैं उनको एक बार अलाउ करवा देता हूँ, है ना। हमारे आयुष हैंड रेज किया हुआ सर मनीष नेगी जी ने और विकास दीप जी ने। तो खान जी प्लीज आप इनको अलाउ कर दीजिए, मैं बैकएंड से हमारे जो टीम देख रहे हैं। खान जी अवेलेबल है आप? हेलो हेलो सर नमस्कार। हाँ जी सर मेरे को पूछना था, जैसे एम्प्लॉय रिलेशन की आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज बिल्कुल। क्या आ रही है सर? आ रही है, बताइए सर। हाँ राजीव जी आप कभी आप हाँ बोलिए। तो कई बार ऐसा होता है जब हम कॉन्ट्रैक्टर्स की ऑडिट करते हैं तो उसमें मैन पावर सप्लाई के थ्रू लेबर ली जाती है, तो उसका इफेक्ट आएगा इसमें 44 क्लॉज में? राजीव जी क्या क्वेरी? मुझे आवाज नहीं है इसमें। सर मुझे भी आवाज कम आ रही है सर की। हाँ आवाज नहीं है। थोड़ा सा ये इशू आ रहा है, वॉइस का कुछ होगा सर, नेटवर्क इशू। तो चलिए सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेंबर्स की क्वेरीज अभी पेंडिंग है तो वो हमें crc@ici.in पे आप भेज दें, तो हम राजेश सर को भेज देंगे और सर इन मील वाइल आप उसका आंसर कर दीजिएगा। ये मैं सॉल्व कर दूंगा, आप बिल्कुल राजीव जी से आप ईमेल आईडी आप नोट करके आई विल सॉल्व। तो सर मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हमारे शायद चेयरमैन साहब भी अभी नहीं अवेलेबल। तो सर आपको CRC की तरफ से सर आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना डेलिब्रेशन रखा और मेंबर्स को पूरा इसका लाभ मिलेगा इस उम्मीद के साथ। सर आपने सारी क्वेरीज भी सॉल्व करी, तो मैं CRC के बिहाफ पर सर आपका वोट ऑफ थैंक्स करता हूं और
उन्हें हम आपसे आग्रह करेंगे जब जब हमें जरूरत मिले हमारे मेंबर्स को, तो आप हमें रिक्वेस्ट स्वीकार करें और इसी तरह हम पे कृपया करते रहे, सभी मेंबर्स को ज्ञानवर्धन होता रहे। तो इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूवर्स का, मेंबर्स का, जिन्होंने इसे ज्वाइन किया और सफल बनाया प्रोग्राम को, और हमारी बैकएंड टीम का, खान जी का, हमारे सभी मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स का, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का, तो जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, तो सभी को बहुत बहुत आभार। Thank you everyone, and thanks to Thank you, sir. CIRC for giving me this opportunity.